So there are two categories of diesel fuels. Light diesel fuel has a molecular weight of about 170. These shall be less viscous and easier to pump, will generally inject into smaller droplets and will be more costly. And then heavy diesel fuel has a molecular weight about 200. These can generally be used in larger engines with higher injection pressures and heated intake systems. Smaller engines may use this fuel during summer. तो अगर आपके पास डीजल गाड़ी है तो आप वो विंटर में अगर लाइट डीजल डलवाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस गाड़ी की अच्छी होगी। लेकिन अगर आप क्योंकि लाइट डीजल थोड़ा महंगा मिलता है और अगर आप समर में फिर आप हैवी डीजल जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इकोनॉमिकली बेहतर होता है। तो बस सिर्फ समझने की बात यह है कि जितना ज़्यादा हीटेड इनटेक होगी, जितना ज़्यादा उसमें हीट ज़्यादा होगी इंजन में, उतना ज़्यादा आपको जो हैवी डीजल अच्छा परफॉर्म करेगा, वरना फिर लाइट डीजल जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट होगी। In a diesel engine, a low volatility fuel must be converted from a liquid state into finely atomized state, vaporized, mixed with air, and its temperature raised to a point to support auto ignition. ये important चीज है। किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको याद हो हमने पेट्रोल में पढ़ा था कि हम ऑटो इग्निशन से बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पेट्रोल जो मिक्सर बनता है एयर फ्यूल का, उसकी इग्निशन जो है वो सिर्फ स्पार्क प्लग ही करे, क्योंकि अगर उसकी ऑटो इग्निशन हो जाती है तो उससे प्रॉब्लम ये आती है कि जो प्रेशर वेव्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस जनरेट होती हैं, तो सम प्रेशर वेव्स विल बी अपोजिट टू दोज व्हिच आर जनरेटेड बाय द इग्निशन बाय द स्पार्क प्लग। तो उससे फिर यह है कि वो आपको नॉकिंग की आवाज़ आती है और उससे जो इंजन अंदर से खराब होता है। लेकिन डीजल में तो हम चाह रहे हैं कि ऑटो इग्निशन हो। अब ऑटो इग्निशन डीजल में आपका क्वेश्चन ज़हन में आएगा कि डीजल में ऑटो इग्निशन है तो क्या वो वाली प्रॉब्लम नहीं होगी जो पेट्रोल में है। अब आपको जैसे बताया कि जो डीजल फ्यूल है उसको पेट्रोल की निस्बत जलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब एक जगह पर किसी पॉइंट के ऊपर ऑटो इग्निशन हो जाएगी तो वो अपने आसपास के जो डीजल जो मिक्सर बना हुआ है डीजल का और एयर का, क्योंकि वो डीजल तो स्प्रे हो चुका हुआ एयर में, तो जब मिक्सर बना हुआ है तो उसको हीटअप करेगा और उसको प्रेशर रेस करेगा और उसको इस टेम्परेचर प्रेशर पे लेके आएगा कि उसकी इग्निशन हो जाएगी। वो फिर एक कंटिन्यूस प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि एक तरफ से जब एक दफ़ा ऑटो इग्निशन हो गया है तो देन इट विल मूव टुवर्ड्स द अदर एंड और बाकी भी ऑटो इग्निशन उसका हो जाएगा। तो हम डीजल में वी वांट कि इस तरीके से ऑटो इग्निशन शुरू हो जाए ताकि जो हमारा मिक्सर है उसको जल्दी उसको जो है कंबस्शन हो जाए और हमें जो डिजायर्ड प्रेशर है वो मिल जाए। The diesel combustion process is heterogeneous and controlled by the rate of fuel air mixing. तो हम चाह रहे थे कि बता रहे थे कि पेट्रोल में जो है इट इज़ अ होमोजीनियस कम्बशन के एक तरफ से स्पार्क प्लग स्पार्क देता है, तो मैंने कहा था कि एक वो कर्नल बनता है, प्लाज्मा बनता है, आयनाइज होता है, जो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में मिक्सर होता है उसकी आयनाइजेशन होती है और उसमें से करंट फ्लो करती है और वो फिर जो शोला बनता है वो शोला आगे प्रोपोगेट करता है और बाकी जो आसपास फ्यूल है स्फेरिकली प्रोपोगेट करता है और बाकी फ्यूल को भी बर्न करता है मिक्सर को। तो वो मैंने आपको उसमें फिर दो किस्म को बताया था कि जो स्फेरिकल अगर बर्निंग क्या होती है, ट्यूब बर्निंग क्या होती है। तो इसमें ये है कि ये हेट्रोजीनस है, ये किसी जगह पर भी जहाँ पर फेवरेबल टेम्परेचर प्रेशर होगा वहाँ पर इग्निशन हो जाएगी और फ्यूल की जो मिक्सिंग है, जो वोलेटिलिटी है वो फेवरेबल होगी। यानी कि जो फ्यूल का डीजल के आसपास जो एयर के मालिक्यूल्स हैं वो उनकी जो डिफ्यूजन है फ्यूल की उनके साथ हो अच्छी होगी, तो ऑक्सीजन के साथ वो मिक्स होके तो कंबाइन होके तो जो कंबशन होगी तो उस जगह पर जो है वो पहले आपकी जो इग्निशन है वो हो जाएगी। तो इसलिए इसको हेट्रोजीनियस है कि ये एक बार वक्त में मुख्तलिफ जगह पर इट कैन गो और इसकी बर्निंग जो है वो होमोजीनियस जैसे पेट्रोल की दूसरा नहीं है बल्कि इट इज अ हेट्रोजीनियस टाइप। इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 फेसेस। एक पहला है इग्निशन डिले कि कितनी देर में इग्निशन स्टार्ट होगी।
सेकंड है प्री मिक्स्ड कंबशन, फिर अगला है मिक्सिंग कंट्रोल कंबशन। तो इग्निशन डिले में यह है कि द टाइम इंटरवल बिटवीन द स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन एंड द स्टार्ट ऑफ कंबशन इज टर्म्ड द इग्निशन डिले। ठीक है, टाइम इंटरवल बिटवीन द स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन एंड द स्टार्ट ऑफ कंबशन, कि आपने डीजल कब इंजेक्ट किया, उसके बाद कंबशन कब हुई। तो वो जो दरमियानी टाइम है जिसको नॉर्मली हम क्रैंक एंगल की टर्म में लेते हैं, उसको कहते हैं इग्निशन डिले। मतलब कि हम उसमें ये सेकंड का हिसाब नहीं करते कि जी इतने सेकंड बाद ये बर्निंग हुई है, हम उसका हिसाब करने की बजाय हम कहते हैं कि क्रैंक ने इतनी रोटेशन कर ली थी उस वक्त तक, इतने डिग्री क्रैंक शाफ्ट घूम गई थी, तो तब ये बर्निंग हुई है। क्यों कि हमारा काम बेसिकली क्रैंक एंगल की रोटेशन के साथ है। तो द टाइम इंटरवल बिटवीन द स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन एंड द स्टार्ट ऑफ कंबशन इज टर्म्ड द इग्निशन डिले, कि कितना टाइम लगेगा उसको कंबस्ट करने में। कि जैसे ही आपने इंजेक्टर से हमने फ्यूल को स्प्रे किया है एयर के, हॉट एयर के अंदर, तो इट विल टेक सर्टेन टाइम, एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक, दैट इज नोन एज द इग्निशन डिले, और इट इज नॉर्मली टेकन इन टर्म्स ऑफ द क्रैंक एंगल। Once regions of vapor air mixture formed around the fluid jet as it is first injected, जैसे जैसे इंजेक्टर ने इंजेक्ट किया है तो उसके आसपास जो वेपर एयर का जो मिक्सचर बनना शुरू हो जाएगा इनटू द सिलेंडर, आर एट द अबव द ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, कि जो उसका अपना एक डिजाइन बन चुका है ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, जो कि डिपेंड करता है उसकी स्पीड के ऊपर, जो डिपेंड करता है उसकी इन्वायरमेंट पे, जो डिपेंड करता है कि बाहर का टेम्परेचर कैसा है, जो डिपेंड करता है इंजन का टेम्परेचर कैसा है। तो उसका जो एक डिजाइन ऑटो इग्निशन टेम्परेचर बन चुका है कि यहाँ पर आके कंबस्ट हो जाएगा, दे विल स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट, वहां पर उसकी बर्निंग शुरू हो जाएगी। The combustion of this initial vapor air mixture is termed the pre-mixed combustion phase। जो सबसे पहला इनिशियल एयर वेपर मिक्सचर की जो कंबशन हो जाएगी, जैसे ही आपने इंजेक्टर से फ्यूल को स्प्रे किया है, जैसे ही उसकी मिक्सिंग स्टार्ट हुई है, उसमें का होती सबसे पहला जिस कहाँ पर उसके को बर्निंग हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि इट इज अ प्री मिक्स्ड कंबशन फेज, कि अभी मिक्सिंग हो रही है। समझ नहीं बात, कि आपने डीजल को अभी इंजेक्टर से स्प्रे किया, अभी मिक्सिंग हो रही है, होना शुरू हुई है, कहाँ से, इंजेक्टर की तरफ से, अभी मिक्सिंग होना शुरू हुई इंजेक्टर की तरफ से, और अब फ्यूल जो है वहां के डिफ्यूज होता जा रहा है बाकी एयर के अंदर। ठीक है, फ्यूल जो है, डीजल जो है, वो बाकी एयर में उसकी डिफ्यूजन हो रही है, और उस दौरान में जो फौरन इंजेक्टर के करीब जो पहले वेपर को आग लग जाती है, उसको कहते हैं प्री मिक्स्ड कंबशन फेज। आई होप आप लोग सुन रहे हैं। यस सर। चलो Yes, अच्छी sir. बात है। ठीक ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लास भी ये होता है ना कि सबकी तरफ देख के आप बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैं खाली स्क्रीन को देख रहा हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रही कि कोई आगे आवाज आ भी रही है कि नहीं। तो अगला है इन द प्री मिक्स कंबशन फेज, इग्निशन एंड कंबशन अकर्स अराउंड द फ्यूल जेट इन रीजन्स दैट आर फुली मिक्स्ड। फुली मिक्स्ड जितना भी, मतलब जितना छोटा ड्रॉप होगा और जितना उसके आसपास एयर ऑक्सीजन मौजूद होगी, तो उतना वो जितना हाई टेम्परेचर होगा तो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन शुरू कर देगी। हाइड्रोकार्बन के आसपास ऑक्सीजन मौजूद होगी, टेम्परेचर हाई होगा तो उनका आपस में रिएक्शन शुरू हो जाएगा। So in the pre-mixed combustion phase, ignition and combustion occurs around the fuel jet, जो फ्यूल जेट जो अभी स्प्रे हो रहा है इंजेक्टर में से, उस रीजन में, तो जो कि फुली मिक्स हो गया है। यानी कि आप देखिए ना कि जैसे ही इंजेक्टर के आसपास भी तो हॉट एयर मौजूद है ना, तो जैसे ही इंजेक्टर ने उसको स्प्रे किया और उसके फौरन बाद जो आसपास एयर मौजूद है उसने इन्वेलप किया किसी भी ड्रॉप को, और उस ड्रॉप को उसने बर्निंग शुरू कर दी, तो दैट इज नोन एज प्री मिक्स्ड इंजेक्शन फेज, कंबशन फेज। Next, in the mixing controlled combustion phase, the full fuel entering the cylinder does not mix fully with the air before combusting, that burns in what is termed a diffusion phase।
ठीक है। नेक्स्ट इन द मिक्स्ड कंट्रोल कंबशन फेज, मिक्सिंग कंट्रोल कंबशन फेज, कि जब उसके बाद फ्यूल मिक्सिंग की शुरू हो गई है, यानी कि जो वेपर्स हैं वो जब इंजेक्टर ने स्प्रे किए और उसके दूर इलाके में जो कंबशन चैम्बर के अंदर इंजेक्टर से परे का दूर का इलाका है वहां पर भी पहुंच गए हैं। अब जब उनकी फ्यूल्स की जो डिफ्यूजन शुरू हो गई है एयर के अंदर, ठीक है, तो वो जब तक उसने फुली मिक्स नहीं हुआ एयर के साथ बिफोर कंबस्टिंग बट बर्न्स, लेकिन अभी मतलब कि फुली मिक्स नहीं हुआ फ्यूल, फ्यूल ने इंजेक्टर ने फ्यूल को स्प्रे किया, फ्यूल आगे बढ़ा, प्री मिक्स्ड कंबशन हो गई है, ठीक है। अभी फ्यूल आगे जा रहा है, फ्यूल आगे जा रहा है और कहाँ टच कर रहा है, कंबशन चैम्बर के आखिरी कोनों को, इंजेक्टर से दूर, ठीक है। तो वहां पर उस दौरान में जो फ्यूल को आगे जाते हुए आग लगती है उसको कहते हैं डिफ्यूजन फ्लेम, कि वो भी डिफ्यूजन के दौरान उसको आग लगी है, ठीक है। देन इट इज टर्म्ड एज डिफ्यूजन फ्लेम। यानी कि पहला हो गया प्री मिक्स्ड कंबशन फेज, जैसे इंजेक्टर ने स्प्रे किया तो वो उसकी कंबशन हो गई, और जब अब फ्यूल आगे बढ़ा, डिफ्यूज होना शुरू हुआ, और उस दौरान में अभी फुली मिक्स नहीं हुआ लेकिन डिफ्यूजन के दौरान में आग लगी फ्यूल को, तो उसको कहते हैं डिफ्यूजन फ्लेम, ठीक है। तो ये तस्वीर है जो मैंने दिखाई है कि इसने स्प्रे किया, अब स्प्रे किया तो ये कंबशन चैम्बर है पूरा। ये अभी जैसे ही स्प्रे करेगा तो यहाँ जो फ्यूल मौजूद है जिसको आग लगेगी स्प्रे में, तो उसको कहते हैं प्री मिक्स्ड कंबशन फेज। अब ये आगे जैसी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पे पहुंचकर डिफ्यूजन के दौरान में इसको जो आग लगेगी इसको कहते हैं डिफ्यूजन फ्लेम, कि यहाँ से फ्लूम डिफ्यूजन फ्लेम बनाएगा। अब इसमें दो बातें, अगर तो मिक्सचर बहुत रिच है, ये जो आगे जा रहा है, और उसके आसपास एयर कम है, तो फिर भी बर्निंग जो है वो नहीं होगी, वो जल्दी नहीं होगी। और अगर मिक्सर बहुत लीन है तो फिर भी उसकी बर्निंग नहीं होगी, कि जो मिक्सर है, अब यहाँ पर आप देखिए मिक्सर कम है, बेशक हॉट एयर मौजूद है लेकिन यहाँ कोई बर्निंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये ग्राफ बना हुआ है कि दो किस्म के आ जाते हैं, एक वो कि जहाँ पर मिक्सचर बहुत रिच है, कि ये ड्रॉप्स के हैं बहुत रिच है, तो लेकिन यहाँ बर्निंग नहीं होगी, क्यों, यहाँ पर एयर मौजूद नहीं है उतनी जितनी के चाहिए, एयर आसपास है, लेकिन यहाँ पर जो एयर मौजूद है तो यहाँ जो ड्रॉप्स हैं उनकी बर्निंग हो जाएगी, जो डिफ्यूजन फ्लेम बनाएगी। ये प्री मिक्स्ड यहाँ पर आ जाएगा कंबशन, ये डिफ्यूजन फ्लेम आ जाएगा, और अभी ये मिक्सिंग मजीद चल रही है। थोड़ी देर में जब ये इंजेक्टर बंद हो जाएगा तो ये सारा फ्यूल जो है यहाँ फैल जाएगा, तो फिर ये जो प्री मिक्स कंबशन है डिफ्यूजन फ्लेम है उसकी वजह से पूरे को आग लग जाएगी, ठीक है। वो तो उसके बाद फिर इसने मूव कर जाना है। In a diffusion flame, the fuel in the main body of the fuel jet mixes with the surrounding air and ignites over a narrow range of equivalence ratio, ठीक है। यहाँ पर तो इक्विवेलेंस रेशियो मैंने क्या कहा था, एयर फ्यूल मिक्सचर डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल, एक्चुअल एयर फ्यूल मिक्सचर डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल मिक्सचर। तो उस नैरो रेंज ऑफ इक्विवेलेंस रेशियो में यहाँ पर जो है उसकी डिफ्यूजन फ्लेम की बर्निंग हो जाएगी। Combustion in this phase occurs at a rate limited by the rate at which the fuel can be mixed with the entrained air. तो अब combustion जो होगी वो तब होगी उस रेट पे डिपेंड करेगी जिस रेट में फ्यूल मिक्स होगा एयर के साथ। The quantity of fuel burned in each of the pre-mixed and mixing control phases is not only influenced by the engine and injector design, but also by the fuel type and load. अब फ्यूल टाइप जैसे मेरा होता है, हैवी फ्यूल है, हैवी डीजल है, लाइट डीजल है, उस पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी उनकी कंबशन होगी, और लोड यानी कि कितनी स्पीड से आपका पिस्टन कितने आरपीएम पे तेजी से घूम रहा है, तो कितना लोड पड़ा हुआ उसके ऊपर, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर रेस कर जाए। बहुत तेजी से स्पीड से जा रहा है, आरपीएम बहुत ज्यादा है, तो टेम्परेचर उतना ज्यादा एक्सीड कर जाएगा, तो उस तरह से कंबशन तेज हो जाएगी। लेकिन अगर वो ऐसा चल रहा है तो फिर टेम्परेचर उतनी जल्दी उसका एक्सीड नहीं करेगा, उतना भी नहीं जाएगा, क्योंकि साथ साथ हीट ट्रांसफर भी हो रही है।
एट आइडल, मोस्ट आइडल क्या होता है? जब आपकी गाड़ी खड़ी है, आपने खाली स्टार्ट किया, आपने उसका थ्रॉटल प्रेस नहीं किया, आपने गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दिया, इंजन चल रहा है, तो एट आइडल मोस्ट ऑफ द फ्यूल इंजेक्टेड इन स्मॉल बोर डीजल इंजन इज बर्न्ड इन द प्री मिक्स्ड फेज। उस वक्त ज्यादातर जो डीजल है आइडलिंग में, जो इंजेक्टर के करीब करीब फ्यूल और एयर मौजूद है, वहां पर बर्निंग शुरू हो जाती है, तो प्री मिक्स फेज में बर्निंग हो रही है। एट द लोड इंक्रीजेस, जैसे ही आप उसका थ्रॉटल दबाते खोलते हैं, तो इंजेक्शन ड्यूरेशन इंक्रीजेस, कि आप जब उसको पेडल प्रेस करते हैं, एक्सीलेटर का पेडल प्रेस करते हैं, तो बेसिकली आप कर क्या रहे होते हैं कि आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा कि आप उसके इंजेक्टर की ड्यूरेशन को कैसे इंक्रीज करते हैं। तो उसमें इंजेक्शन ड्यूरेशन इंक्रीज होती है, ज़्यादा फ्यूल आता है आगे, and the relative size of the mixed control phase increases. Relative size of mixing control phase increases relative to the pre-mixed phase. तो आगे उसकी जो बर्निंग शुरू हो जाती है, तो वो जो फ्यूल ज़्यादा आता है, प्रेशर से आगे जा रहा है, तो उसका जो दूसरा मिक्सिंग कंट्रोल फेज है, जिसमें कि डिफ्यूजर फ्लेम मार रहा है, वहां पर बर्निंग जो है वो ज़्यादा शुरू हो जाएगी। जब आपका उसके ऊपर लोड डालते हैं इंजन पे और थ्रॉटल ओपन करते हैं, तो उसका जो फ्यूल है ज़्यादा आता है, तो जो डिफ्यूजन फ्लेम है वहां पर उसकी बर्निंग कंबशन मिक्सिंग कंट्रोल फेज में उसकी बर्निंग ज़्यादा शुरू हो जाएगी, कंबशन शुरू हो जाएगी। अब इसमें कुछ थोड़े से डीजल फ्यूल्स की हम बात करें, तो डीजल फ्यूल में लाजमी बात है कि जब आप देखेंगे कि इस फ्यूल को हमने आग लगानी है हॉट एयर की मदद से, क्योंकि आप इसमें कोई फ्लेम नहीं दिखा रहे, जैसे स्पार्क प्लग नहीं है इसमें कोई, आपने इसको हॉट एयर से आपने काम करना है, और इसको ताकि डीजल फ्यूल को आग लग जाए। तो ये इसलिए इसको कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहते हैं कि इसमें स्पार्क प्लग कोई नहीं होता। तो इसलिए फिर इसको जो मार्केट में लाने के लिए आपको बहुत सारे मराइल से गुजरना पड़ता है, स्टैंडर्ड से। अब ये नहीं है कि आप कहीं से डीजल भरवा लें और पता चले कि जी वो बड़ा प्योर किस्म का डीजल था, उससे तो गाड़ी आपकी चाली नहीं रही, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फ्यूल होना बहुत ज़रूरी है डीजल का। डीजल आप किसी नॉन स्टैंडर्ड जगह से डलवा कर फंसने वाली बात है, अगर इससे प्योर डीजल डाल दिया तो गाड़ी का खराब हो जाएगी। पेट्रोल में इम्प्योरिटीज फिर भी थोड़ी बहुत चल जाती है कि वो स्पार्क प्लग से उसकी बर्निंग हो रही है, लेकिन डीजल के केस में आप कोई रिस्क नहीं ले सकते ज़्यादा। दो पेट्रोल की भी एसटीएम्स मौजूद हैं। व्हाट इज एसटीएम? अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स। तो ये एक वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स हैं जो कि दुनिया में हर जगह फॉलो होते हैं। तो आपके जितने बड़े बड़े ये जो फ्यूल प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं, जैसे पाकिस्तान स्टेट ऑयल हो गया, अटक ऑयल रिफाइनरी हो गया, और इसी तरीके से और भी जो हैं, पाकिस्तान बर्मा शेल पहले होता था, तो इसी तरीके से और भी जो है ये फॉलो करते हैं कि जो इनके पास फ्यूल आ रहा है वो स्टैंडर्ड का हो। उसको स्टैंडर्ड को देखने के लिए आपको ये नेट से भी मिल जाएंगे, एसटीएम मौजूद है, अमेरिकन स्टैंडर्ड टेस्टिंग मटेरियल्स। तो इसके चंद सीधा सीधा जो अहम नुकात है मैं शुरू में वो बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको एसटीएम की एक लिस्ट दिखा देता हूँ। जैसे एक होता है पोर पॉइंट। पोर पॉइंट क्या होता है? द लोएस्ट टेम्परेचर at which a petroleum product will just flow when tested under standard conditions। तो उसको STM D97 डील करते हैं कि जी आप कितने कम टेम्परेचर पे आपका जो फ्यूल है वो फ्लो करेगा। लाजमी बात है वो फ्लो करेगा उस टेम्परेचर पे, तभी वो वोलेटिलिटी उसकी होगी, तभी वो वेपराइज होगा। अगर वो फ्लो ही नहीं कर रहा, जब गया है उस लो टेम्परेचर के ऊपर, उसकी पोरिंग ही नहीं हो रही, तो फिर वो आपके काम कैसे आएगा? सो पोर पॉइंट द लोएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट विल जस्ट फ्लो। तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो एसटीएम D97 जो है वो डील करता है, तो इसमें डीजल फ्यूल भी है। क्लाउड पॉइंट, द टेम्परेचर एट व्हिच अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जस्ट शोज अ क्लाउड और हेज ऑफ वैक्स। ठीक है, एक यानी कि क्लाउड क्या होता है? जो वेपराइजेशन होती है कि एक लिक्विड के ऊपर जो वेपर्स बने होते हैं उसको क्लाउड कहते हैं। क्लाउड और हेज ऑफ वैक्स क्रिस्टल्स व्हेन इट इज कूल्ड अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस।
ठीक है, तो ASTM D2500 इसको डील करता है। फ्लैश पॉइंट, the lowest temperature at which a petroleum vapors will ignite under a low flame, important for safe handling and storage। तो इसको ये फ्यूल्स के बारे में, क्योंकि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है, तो ये जो एसटीएम्स हैं बेसिकली फ्यूल्स के बारे में इसको जो है डील करते हैं, जिसमें डीजल का भी है कि एसटीएम D93 जो है वो चेक करता है कि जो लोएस्ट टेम्परेचर है जिसके ऊपर जब वेपर्स को इग्नाइट किया जाएगा तो वो एक फ्लेम विल इग्नाइट अंडर अ लो फ्लेम, कि वो फ्लेम में उसकी बर्निंग शुरू हो जाएगी। सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज, कि आपने जो फ्यूल है उसको आपने किस तरीके से हैंडल करना है, कि उसका आप पूछेंगे इसका फ्लैश पॉइंट क्या है। फ्लैश पॉइंट क्या, आपने किस टेम्परेचर तक इसको रखना है, किस टेम्परेचर पे आपने इसको नहीं आने देना, तो आपने उसकी कूलिंग कर रखनी है कि जी इस ज्यादा टेम्परेचर ना हो कि उसको आग लग जाएगी। वोलेटिलिटी, the property of a liquid that defines its evaporation characteristic, important for complete combustion। यही तो हमें चाहिए डीजल में कि जी वोलेटाइल हो जाए, तो जितनी जल्दी वोलेटाइल होगा उतनी जल्दी इसकी कंबशन हॉट एयर से हो सकती है। Volatility is expressed in terms of the temperature at which successive portions are distilled from a sample of the fuel under controlled heating। Volatility will affect viscosity, flash point, cetane number जिसके भी हम बात करेंगे, density and exhaust, smoking जिसे कहते हैं, smoke कहते हैं। Too high or too low volatility negatively impacts these factors। So this is आपके बहुत ज़्यादा वोलेटाइल ना हो और बहुत कम ही वोलेटाइल ना हो, खासतौर पर डीजल में। पेट्रोल में तो पेट्रोल होता ही वोलेटाइल है, लेकिन डीजल जो है उसमें हम एक स्टैंडर्ड रखते हैं कि जी इसको इतनी वोलेटिलिटी होनी चाहिए, तो इसको एसटीएम D86 डील करता है। अच्छा, इसका मैं आपको यहाँ बता दूं कि इसको रटा नहीं लगाना, ये आपके नॉलेज के लिए। अब एसटीएम मैं मुख्तलिफ बताऊंगा जो कि यूज होते हैं इसके अलावा भी फ्यूल्स के लिए। तो सीटेन नंबर एसटीएम D613, सीटेन इंडेक्स एसटीएम D976, sulfur content ASTM D2622 and ASTM 4294, viscosity ASTM D445, density ASTM D287 और ASTM 1298, color ASTM D1500, water and sediment content ASTM D1796, ash content ASTM D482, carbon residue ASTM D189 और ASTM D524, corrosivity ASTM D130, utilization number ASTM D974, heating value ASTM D240, aromatic contents ASTM D1319, fuel stability ASTM D1500, ASTM D2274, ASTM D4625, and lubricity ASTM D5001। तो ये अभी मैं एक थोड़ा सा आपको जब स्लाइडें दे देते वक्त ये करता हूँ कि इसको मैं इस पोर्शन के एंड में डाल दूंगा, ये जो एसटीएम वाला है, क्योंकि पहले हम सीटेन नंबर की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीच में सीटेन नंबर आता है तो आपको पता नहीं है सीटेन नंबर होता क्या है। तो इसको मैं थोड़ा सा तरतीब सेट कर लूंगा आपको देने से पहले। सो अब ये बात करते हैं, जैसे हम पेट्रोल में बात की थी ऑक्टेन नंबर की, तो यहां बात करेंगे सीटेन नंबर की। एक चीज ध्यान में रखें कि पेट्रोल के जो ऑक्टेन रेटिंग हम की बात करते हैं तो हमारा होता है कि उसमें ऑटो इग्निशन ना हो। पेट्रोल की जब ऑक्टेन रेटिंग की बात करते हैं तो हमारे ज़हन होना चाहिए कि वो रेटिंग जिसमें ऑटो इग्निशन ना हो। लेकिन डीजल में जब सीटेन नंबर की बात करेंगे तो हमें वो सीटेन रेटिंग चाहिए जिसमें ऑटो इग्निशन हो, ठीक है, जिसमें ऑटो इग्निशन हो। तो डीजल में हम वो सीटेन रेटिंग की बात करेंगे। तो ये पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग और डीजल की सीटेन रेटिंग का फर्क है। Diesel fuels are compared using an ignition delay metric and classified by cetane number CN. The cetane number characterizes the ability of the fuel to auto-ignite
the opposite of octane number. The higher the cetane number, the shorter the ignition delay, as the ignition delay decreases approximately linearly with cetane number. ठीक है, जितना हाई सीटेन नंबर होगा उतनी इग्निशन डिले उसकी कम होगी, और जितना हाई ऑक्टेन नंबर होगा पेट्रोल की, तो कितना ज्यादा ऑक्टेन रेटिंग होगी उतना ज्यादा उसमें ऑटो इग्निशन नहीं होगा। यहाँ रिवर्स है, यहाँ कहते हैं कि सीटेन नंबर ऐसा होना चाहिए कि उसकी ऑटो इग्निशन हो, क्योंकि जो डीजल फ्यूल है वो तो ऑटो इग्निशन पे चल रहा होता है, उसमें स्पार्क प्लग तो होता कोई नहीं है। वो तो हम चाहते हैं कि किसी जगह पर उसकी इग्निशन हो ताकि वो फ्यूल की बर्निंग हो। The cetane number characterizes the ability of the fuel to auto-ignite, which is opposite of octane number. The higher the cetane number, the shorter the ignition delay. कि जितना cetane number ज़्यादा होगा उतनी ignition delay short होगी. As the ignition delay decreases approximately linearly with the cetane number. If the cetane number is too low, the fuel will not ignite until late in the injection process. ठीक है, अगर स्टेन नंबर जो है बहुत कम है तो फ्यूल जो है वो इग्नाइट नहीं करेगा, बिकॉज वी आर नॉट बर्निंग फ्यूल इन एनी ओवन। हम फ्यूल को बर्न कर रहे हैं इंजन के अंदर, पिस्टन के ऊपर, सिलेंडर में, कंबशन चैम्बर में, जिसमें हम पिस्टन के मूवमेंट्स को भी देख रहे हैं। तो अभी हम ये भी नहीं चाहते कि पिस्टन जो है वो बॉटम डेड सेंटर की तरफ चलना शुरू हो जाए तो उसके बाद जाके फ्यूल बर्न हो। उससे क्या होगा कि पिस्टन के ऊपर हम पूरा प्रेशर नहीं डाल सकेंगे कि वो क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करे। तो हम चाहते हैं कि उसकी बर्निंग वहां पर हो जहां पिस्टन ने अभी बॉटम की तरफ जाना शुरू किया है, ताकि जब वो फ्यूल बर्न होगा तो पूरे प्रेशर से पिस्टन नीचे जाएगा। तो इसलिए इफ द स्टेन नंबर इज टू लो, अगर बहुत कम हो जाएगा तो फ्यूल जो होगा वो लेट बर्न होगा, जो पिस्टन नीचे जा रहा होगा तो वो लेट बर्न होगा। दूसरी तरफ एडिटिव सच एज, ये तो बाद ही बात कर सकते हैं, पर जहां पर भी लिखा हुआ है कि एडिटिव सच एज नाइट्रेट ईस्टर्स कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द सीटेन नंबर। अभी आप बताएं कि इस स्लाइड में सब क्लियर है? सर ऑटो इग्निशन होती है हमारे पास, तो इसमें नॉकिंग ज्यादा होती है डीजल में। बेटा डीजल में ऑटो इग्निशन तो हम चाह रहे हैं। नॉकिंग कब होती है? नॉकिंग तब होती है जब दो जगह पर फ्यूल की बर्निंग स्पॉन्टेनियसली शुरू होगी है, यानी कि जब हमने स्पार्क प्लग से उसको स्पार्क दिखाया है और फ्यूल वहां बर्न होना शुरू होता है, और साथ ही फ्यूल किसी और जो हॉट स्पॉट की वजह से बर्न होता है, उससे जो प्रेशर वेव्स बनती हैं, तो एक तरफ से प्रेशर वेव एक तरफ आती है, दूसरी तरफ से उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो उनके टकराने से नॉकिंग होती है, तो वो नॉक की आवाज आती है। अब लेकिन अब जो इसमें डीजल इंजन है, इसके अंदर जब एक जगह पर ऑटो इग्निशन होगी, फ्यूल बर्न हो जाएगा, तो वही आगे, क्योंकि जो डीजल फ्यूल है वो इतनी जल्दी बर्न नहीं होता, तो जब एक जगह बर्न होगा तो वही आगे होप की जाती है कि वही आगे जो है फैलेगा और जो है उसका प्रेशर बाकी फ्यूल जो है उसकी वजह से बर्न करेगा। मे अगर इसमें दो तीन जगह भी फ्यूल की बर्निंग हो गई है, तो चूंकि इसकी बर्निंग पेट्रोल की निस्बत स्लो होती है, इसलिए इसमें जो प्रेशर वेव्स है वो उतनी उस शिद्दत से नहीं लगेगी जिस शिद्दत से हमें पेट्रोल में लगती है। कि पेट्रोल में तो जब ऑटो इग्निशन होती है तो वो स्पार्क प्लग से चूंकि हम उसको इग्नाइट कर रहे हैं, तो किसी और हॉटस्पॉट्स भी हो जाए तो वो जो प्रेशर वेव्स है फौरन मूव करती है, क्योंकि पेट्रोल को आग फौरी तौर पे लगती है, तो उसकी वजह से जो है वो हमें नॉकिंग की आवाज आती है। तो डीजल भी नॉक करेगा, लेकिन इसमें वो चीज की सिवियरिटी इतनी नहीं है, क्योंकि इसमें हम ऑटो इग्निशन तो खुद करा रहे हैं। बेशक इसकी मुख्तलिफ जगह पर होती है, प्री मिक्स जोन में होती है और मिक्सिंग कंट्रोल जोन में होती है, तो मुख्तलिफ जगह पे होती है, तो वहां तो खुद करा रहे हैं, तो खुद हम बर्न कर रहे हैं फ्यूल को। तो इसलिए इसके दोनों की जो क्वालिटी में फर्क है, तो दोनों की वो नॉक की उसमें भी फर्क है कि जो पेट्रोल की जो है वो बहुत सीवियर होती है नॉकिंग। ठीक है, यस सर।
Like octane number rating, cetane numbers are established by comparing the test fuel to two standard reference fuels. ठीक है, ऑक्टेन नंबर में एसो ऑक्टेन और एन हेप्टेन था। इसी तरीके से डीजल में हम यूज करते हैं एन सीटेन C16H34, जिसको हेक्साडिकेन भी कहते हैं, इज गिवन द सीटेन नंबर वैल्यू ऑफ 100। ठीक है, while heptamethyl nonane SC12H34 is given the value of 15। तो हम इसमें सीटेन नंबर की रेटिंग के लिए एन सीटेन और हेप्टामिथाइल नोनेन को आपस में ब्लेंड करके फ्यूल के साथ कंपेयर करते हैं। द सीटेन नंबर of other fuel is then obtained by comparing the ignition delay of that fuel to the ignition delay of a mixture blend of the two reference fuels के एनसीटेन और हेप्टामिथाइल नोनेन को आपस में मिक्स करके जो इग्निशन डिले होगा उसको कंपेयर करेंगे दूसरे फ्यूल की इग्निशन डिले के साथ और उसको फिर हम सीटेन नंबर देंगे। तो सीटेन नंबर फ्यूल इज परसेंट ऑफ एनसीटेन प्लस 0.15% ऑफ हेप्टामिथाइल नोनेन। इस स्लाइड में कोई बात पूछने वाली है? नो सर। थैंक यू। The cetane number scale varies from 0 to 100 and is measured for a given test fuel such as standard cooperative fuel research engine with a pre-chamber। अब cooperative fuel research क्या चीज है? ये cooperative fuel research कमेटी बनी थी 1930 में ताकि फ्यूल्स की प्रॉपर्टीज को चेक करें। सीटेन नंबर और ऑक्टेन नंबर रेटिंग उन्होंने बनाई थी और उन्होंने ये जो इंजन बनाया था उसको CFR इंजन कहते हैं। तो वो कमेटी थी कोऑपरेटिव फ्यूल रिसर्च कमेटी जिन्होंने ये 1930 में काम किया था और उन्होंने पूरी दुनिया के लिए ये चीज बनाई कि सीटेन नंबर और ऑक्टेन नंबर जो है उन्होंने इस तरीके से निकाले थे कि फ्यूल्स की प्रॉपर्टीज को चेक की जा सके। प्री चैम्बर वो होता है डीजल के अंदर जिसमें पहले हम डीजल को बर्न करते हैं, मिक्सर को बर्न करते हैं, जो बाद में मेन चैम्बर में जाकर उसको बर्न करता है। तो या तो ये ग्रूव होता है पिस्टन के अंदर या इसके सिलेंडर के अंदर एक प्री चैम्बर बना होता है। तो ये अब मैं आपको डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा कि इसमें चैम्बर डिजाइन किस किस्म के होते हैं डीजल के अंदर। तो इसमें एक प्री चैम्बर होता है एंड अ वेरिएबल कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो वेरिएबल हम कैसे करते हैं? जैसे हमने पेट्रोल इंजन में किया था कि हमने इंटीग्रल किया था उसको जो सिलेंडर हेड है उसको ब्लॉक के साथ इंटीग्रल किया था कि जब हम उसका अप डाउन करते थे तो कंप्रेशन रेशो जो है वो वेरी करता था। इसी तरीके से कंप्रेशन रेशो यहाँ भी वेरी करने के लिए हम वही काम करते हैं कि उसका कंप्रेशन रेशो वेरी कर सकते हैं और उसको ऑपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशंस ASTM D613 के मुताबिक, जिसमें कि क्या क्या चीजें मौजूद हैं। वो कहता है कि ASTM कहता है कि इनलेट टेम्परेचर होना चाहिए 66 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम फ्यूल को टेस्ट कर रहे हैं। कूलेंट टेम्परेचर होना चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो जैकेट आसपास होती है डीजल के सिलेंडर्स के। उसकी स्पीड होनी चाहिए 900 RPM पे और इंजेक्शन टाइमिंग बिफोर टॉप डेड सेंटर 13 डिग्री होनी चाहिए। यानी कि जब पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है अभी टॉप डेड सेंटर को नहीं पहुंचा, अभी क्रैंक शाफ्ट ने 13 डिग्री और घूमना है ताकि पिस्टन टॉप डेड सेंटर को टच करे। क्रैंक शाफ्ट ने 13 डिग्री अभी और घूमना है ताकि पिस्टन टॉप डेड सेंटर को टच करे। तो वहां पर हम डीजल फ्यूल इंजेक्ट कर देते हैं ताकि जब वो टॉप डेड सेंटर को पहुंचता है तो उसकी मिक्सिंग हो चुकी हो और उसकी बर्निंग शुरू हो जाए। तो इंजेक्शन प्रेशर जो उसका इंजेक्टेड नोजल से है वो 10.3 मेगापास्कल के बराबर है। ये स्लाइड में कोई बात पूछने वाली है? नो सर, एक सवाल है मेरा। हाँ जी बताइए। कि सर ये हमारे पास कंप्रेशन इग्निशन होती है इसके अंदर, तो सर उसके लिए हमें ना हाई प्रेशर ऑब्टेन करना पड़ता है इग्निशन। वो हाई प्रेशर ऑक्टेन तो नहीं होगा ना? जी सर, लेकिन सर हमें हाई प्रेशर करेंगे तो जाके फिर हमारा वो बर्न होगा ना, तो सर वो ऑब्टेन कैसे करेंगे? नहीं, ऑक्टेन तो पेट्रोल की बात कर रहे हैं ना आप, यहाँ तो हम सीटेन की बात कर रहे हैं। ऑक्टेन पेट्रोल में होता है, ऑक्टेन इधर से भी होता है ना, ऑक्टेन डीजल में नहीं है, ऑक्टेन डीजल में सीटेन होता है। सर वो मैं इसकी बात नहीं कर रहा ऑक्टेन की, मैं कर रहा हूँ बात हाई प्रेशर की। हाई प्रेशर कंप्रेशन के लिए हमें हाई प्रेशर चाहिए होगा, तो सर वो हम ऑब्टेन कैसे करेंगे सर? अच्छा, उसको
ऑप्टेन सॉरी, मतलब उसको हासिल कैसे करेंगे, सॉरी Yes, आई sir. वाज मिसिंग ऑप्टेन विद ऑक्टेन, सॉरी। अच्छा बेटा, वो उसमें ये है ना कि जब आप किसी चीज को, फ्यूल को या एयर को आप प्रेस करते हैं, तो वो जब पिस्टन के ऊपर आप एयर लेके आते हैं पहले, और पिस्टन को ऊपर मूव करते हैं टुवर्ड्स दी हेड, और उसके दोनों वॉल्व्स अभी बंद हुए हुए हैं, ठीक है, तो आप उसको जो एयर को प्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि पहले आपने जब पिस्टन नीचे था तो आपने जो ऊपर गिलास बना हुआ है खाली, उसके अंदर आपने हवा भर दी, ठीक है। अब जब हवा भरने के बाद अब पिस्टन ऊपर जाएगा तो उसको हवा को निकलने का रास्ता कोई नहीं मिल रहा, तो वो कंप्रेस हो जाएगी, मतलब कि उसमें प्रेशराइज हो जाएगी। ऐसा ही है जैसा आप एक बैलून लें, ठीक है, गुब्बारा, आपने बैलून जो है वो आपने देखा है, आप उसको एक तरफ से प्रेस करें तो वो जहां प्रेस करते हैं तो एक साइड से फूल जाता है। वो क्यों फूलता है? क्योंकि हवा को निकलने का रास्ता कोई नहीं मिल रहा। अब हवा क्या करेगी? वो प्रेशराइज करेगी उसकी बैलून की वॉल्स को। इसी तरीके से जब इसमें आप एयर लेके आते हैं सिलेंडर के अंदर, और फिर आप इनलेट वाल्व बंद कर देते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद है, इनलेट भी बंद है, ठीक है, नीचे रिंग्स लगे हुए हैं पिस्टन के, वहां से एयर गुजर नहीं सकती, और फिर आप पिस्टन ऊपर लेके आते हैं तो क्या होता है कि आप उसको हवा को कंप्रेस कर रहे हैं। जैसे आप एक किसी को इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, तो जब आप उसमें सिरिंज के अंदर आप मेडिसिन भरते हैं तो उसके बाद आप उसको पीछे से प्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस होकर, तो वो जो नीडल की छोटा सा सुराख है उसमें से वो मेडिसिन निकलती है बाहर। अगर आप उल्टा करना चाहें कि जी आप नीडल के सुराख से इंजेक्शन में जरा डाल के देखें ना, दवाई बिल्कुल नहीं जाएगी, ठीक है, आपकी जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि नीडल का जो छोटा सा सुराख है उसमें से इंजेक्शन को भरें, सिरिंज को भरें। भर सकते हैं आप सिरिंज को? आप बताएं ना। ओके सर। सिरिंज को नहीं भर सकते ना, आप नीडल के सुराख जी में मेडिसिन डाल के सिरिंज को नहीं भर सकते। जी आप ये कर सकते हैं कि सिरिंज को पहले ओपन करके भरेंगे, उसके बाद पीछे से उसके पिस्टन को ऊपर प्रेस करेंगे। जब प्रेस करेंगे तो फिर वो सिरिंज उसके जो नीडल में से मेडिसिन बाहर निकलेगी। ऐसा ही है ना? तो यस वो सर। वो कंप्रेशन होगी ना, तो जी कंप्रेशन हो रही है पिस्टन सेंटर के अंदर, ठीक है। मैंने इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया है, उसको इतना प्रेशराइज कर दिया कि मामूली सुराख भी मिल गया तो उसने वहां से बाहर निकलना है, लेकिन जब सुराख मिले ही कोई ना तो उसने अंदर ही प्रेशर ही बनता जाना है उसका, ठीक है ना। ठीक है सर। So, a special compression ignition test engine is used which has the capability of having the compression ratio change as it operates. इसकी बात हुई है। Fuel being rated is injected into the engine cylinder late in the compression stroke at 30 degree before top dead center. मतलब कि इससे ज्यादा लेट नहीं होता, 30 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर पे इंजेक्ट कर देते हैं। The compression ratio is then varied until combustion starts at top dead center, giving an ignition delay of 13 degree of engine rotation. Without changing the compression ratio, the test fuel is replaced with a blend of the two reference fuels. ठीक है, कंप्रेशन रेशियो आप उतना ही रखते हैं। आप कंप्रेशन रेशियो क्या करते हैं कि पहले आपने जो उसको आपने क्या किया कि 13 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर पे आपने फ्यूल को इंजेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं कि जब ये टॉप डेड सेंटर पे पहुंचे तो उसको फ्यूल को जब आग लग जाए, ठीक है, जब फ्यूल को आग लग जाती है तो फिर आप क्या करते हैं कि वो ब्लेंड बनाते हैं उसका एनसीटेन और HMN का, कि उसका भी उस ब्लेंड पे मतलब कि वहां पर जाकर उसको आग लग जाती है। जब उसको आग लग जब देखते हैं कि वो ब्लेंड जो है आपने बनाया था उसमें कितना आपने एनसीटेन डाला और कितना आपने हेप्टामिथाइल नोनेन HMN डाला। यूजिंग विदाउट चेंजिंग, देखिए ठीक है, यूजिंग टू फ्यूल टैंक, मतलब कि आपने वो कैसे अचीव किया था कि फ्यूल कंबस्ट टू टॉप डेड सेंटर पे कंप्रेशन रेशो के साथ, ठीक है। अब ये आप सवाल कर सकते हैं कि जी अगर फ्यूल टॉप डेड सेंटर पे हो गया है, कंबस्ट हो गया है, तो फिर उसको कंपेयर किससे किया जा रहा है? तो कंपेयर उससे बेसिकली कंप्रेशन रेशो वेरी करके कंपेयर किया जा रहा है। फिर उसके बाद यूजिंग टू फ्यूल टैंक्स एंड टू फ्लो कंट्रोल, द ब्लेंड ऑफ द फ्यूल इज वेरीड until combustion is again obtained at top dead center and ignition delay of 30 degree. The difficulty of this method, in addition to requiring a costly test engine, is to be able to recognize the precise moment when combustion starts. तो ये शुरू में जब वो लोग CFR कमेटी जो थी वो ये काम कर रही थी तो उस वक्त आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने इतनी तरक्की नहीं की थी, ये 1930 की बात हो रही है,
तो उस वक्त उनको वाकई प्रॉब्लम होती थी कि भाई ये फ्यूल कब कंबस्ट हुआ, ठीक है, टॉप डेड सेंटर पे कब हुआ, कब वो उससे पहले हुआ या उसके बाद हुआ। तो उस डिफिकल्टी को तो ऐसे ही रिमूव किया जा सकता है कि वो जो टीम चेक कर रही है फ्यूल को, वही टीम ब्लेंड को चेक करे, ताकि पता चले कि एक ही टाइम पे वो उसको कंबस्ट होता महसूस कर रहे हैं। और दूसरी डिफिकल्टी ये थी कि द वेरी स्लो राइजिंग प्रेशर एट द स्टार्ट ऑफ कंबशन इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आ गया जिससे हम ये जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 90 ईयर्स पहले की, 1930 में, जब ये काम मुश्किल था। इस स्लाइड में कुछ चीज पूछने वाली है? नो सर। चलिए ठीक है। नॉर्मल सीटेन नंबर रेंज इज अबाउट 40 to 60, ठीक है, ना आप बहुत ज्यादा सीटेन नंबर चाहते हैं ना बहुत कम चाहते हैं। उसकी वजह क्या है? For a given injection timing and rate, if the stain number of the fuel is low, the initial delay will be too long. When this occurs, more fuel than desirable will be injected into the cylinder before the first fuel particles ignite, causing a very large fast pressure rise at the start of combustion. कि जब आपने इग्निशन डिले ज्यादा बढ़ गया है, तो अभी आपका जो इंजेक्टर है जब उसने फ्यूल स्प्रे करना शुरू किया है, तो हम चाहते हैं कि प्री मिक्स्ड बर्निंग हो, कम्बशन हो। प्री मिक्स्ड कम्बशन जो है वो अभी नहीं हुई, और अभी इंजेक्टर जो है फ्यूल को अंदर डिलीवर कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि डिफ्यूजन फ्लेम बने, वो भी नहीं बन रहा क्योंकि इग्निशन डिले बहुत ज्यादा है। हम फ्यूल सारा अंदर एकदम सारा भर देते हैं, और उसके बाद फिर की ऑटो इग्निशन होती है, तो फिर प्रेशर राइज बहुत ज्यादा हो जाएगा, और फिर क्या होगा, टेम्परेचर राइज बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि जितना प्रेशर हमें चाहिए पिस्टन को मूव करने के लिए, टेम्परेचर व प्रेशर उससे ज्यादा हो गया है, तो उससे क्या होगा कि वो हमारा हीट लॉस हो जाएगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर भी साथ शुरू हो जाता है सिलेंडर से। तो वो हीट लॉस हो जाएगा, उससे हमारी क्या हो जाएगी, थर्मल एफिशिएंसी हमारी कम हो जाएगी, ठीक है, और इंजन रफ चलेगा। थर्मल एफिशिएंसी कम होगी, यानी कि जो प्रेशर मिलना चाहिए पिस्टन को मूव करने के लिए वो नहीं मिल रहा, क्योंकि इग्निशन डिले बहुत ज्यादा था। इग्निशन डिले बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से फ्यूल बहुत लेट बर्न हुआ, तो पिस्टन ने वापसी का सफर शुरू कर दिया था। उस वजह से हमें जितनी जो है ज्यादा हीट थी वो प्रेशर बढ़ाने की बजाय वो ज्यादा डिसिपेट हुई, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमें थर्मल एफिशिएंसी हमारी लो हो गई। If the cetane fuel is high, अगर बहुत हाई हो तो combustion will start too soon। अभी पिस्टन ऊपर आ रहा है क्योंकि 30 डिग्री पे हमने इंजेक्शन कर दी थी, अब पिस्टन ऊपर आ रहा है और combustion हो गई। जब combustion हो गई है तब पिस्टन ऊपर आ रहा है और फौरन उसको आग लग गई, डीजल को जैसी आग लग गई तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। अब पिस्टन के ऊपर आने में दुश्वारी होगी क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर राइज कर जाएगा, और जिसकी वजह से जो काम हम लेना चाह रहे थे कि पिस्टन को हम जब ऊपर पहुंचे तब कंबस्ट करें ताकि जब वो नीचे जाए तो उसको प्रेशर से जाए, तो ये तो ऊपर प्रेशर से उसको आना पड़ रहा है, तो क्रैंक शाफ्ट की रोटेशन में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि पिस्टन ने बाय डिफॉल्ट ऊपर आना ही आना है, उसे टॉप डेड सेंटर को पहुंचना ही पहुंचना है। तो वो टॉप डेड सेंटर को जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसका बैकवर्ड सफर शुरू नहीं होगा, तो इसलिए वो जो प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा उसके टॉप डेड सेंटर पे आने से पहले ही, तो उसका काम बढ़ जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि सीटेन नंबर बहुत ज्यादा हो, ठीक है, और ये भी नहीं चाहते कि स्टेन नंबर बहुत कम हो। सीटेन नंबर ऑफ फ्यूल कैन बी रेज्ड विद सर्टेन डिटेल, बात हो चुकी है लैक्टेट्स और नाइट्राइट्स की मदद से। अब इस स्लाइड में कोई बात किसी को पूछनी है तो पूछो। उसामा भाई समझ आ गई है? यस सर। चलिए अब आगे चलते हैं नेचुरल गैस मीथेन पर। नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स, ये भी फ्यूल के तौर पे यूज होती है इंजन के अंदर, तो इसमें हम बात कर लेते हैं क्योंकि आजकल सीएनजी का भी काफी अभी तो जोर खत्म हो रहा है, रोला खत्म हो रहा है, क्योंकि लेकिन अभी भी हमारी काफी आवाम सीएनजी बहुत पसंद कर रही है। तो इसमें क्या क्या मसाइल होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स कंसिस्टिंग मेनली ऑफ मीथेन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर हाइड्रोकार्बन्स फ्यूल कंपोनेंट्स। In addition, it contains various amounts of nitrogen, carbon dioxide, helium, and traces of other gases. Its sulfur content ranges from very little sweet to large amount sour. It is stored as compressed natural gas at pressure of 16 to 25 megapascal
or as a liquid natural gas at pressures of 70 to 210 kPa, kilopascal and a temperature around minus 160 degree centigrade. एक तो उसकी स्टोरेज के लिए भी हमें कंडीशंस चाहिए. As a fuel, it works best in an engine system with a single throttle body fuel injector. कि जो आपका फ्लो जहाँ से आ रहा है एयर का, वहाँ पर रास्ते में जो इनटेक मैनिफोल्ड है, उसका जो रनर है, उसमें हम ये एक सिंगल हम फ्यूल इंजेक्टर लगा दें तो ये ज़्यादा अच्छा काम करता है. Which is needed by this fuel. Tests using CNG in various size vehicles continue to be conducted by government agencies and private industry. तो ये टेस्ट बड़े ज़रूरी होते हैं ताकि ये लोगों के लिए हैज़ार्डियस ना हो और फ्यूल के लिए बेहतर यूज हो सके. इसमें कोई बात पूछने वाली है स्लाइड में? नो सर. चल ठीक है. तो ये आपके जो इंजन के साथ नेचुरल गैस लगी थी, तो ये इंजन है, दिस इज इंजन, एंड ये आपका एयर आ रही है, एयर क्लीनर, ये थ्रॉटल लगा हुआ है, एयर को कंट्रोल करता है, एयर के अमाउंट को, और ये आपका फ्यूल का ये इंजेक्टर लगा हुआ है जो नेचुरल गैस को इंजेक्ट करता है और यहाँ से फ्यूल जहाँ आता है. तो ये आपका जो फ्यूल सीएनजी या इसमें भरी जाती है नेचुरल गैस, और यहाँ से आपका फ्यूल शट ऑफ वाल्व है, ये रिड्यूसिंग वाल्व है जो कंट्रोल करता है फ्यूल की डिलीवरी सप्लाई को, और उसके बाद ये आपके इंजन का एग्जॉस्ट है. तो मेरा ख्याल है ये पिक्चर क्लियर है, कोई इसमें ज्यादा समझने वाली बात मसला नहीं है. Advantages के natural gas has octane number of 120, which makes it a very good spark ignition engine fuel. One reason for this high octane number is a fast flame speed. Engines can operate with a high compression ratio, low engine emissions. Fuel is fairly abundant worldwide. It can be made from coal, but this would make it more costly. तो इस स्लाइड में कोई चीज पूछनी है किसी ने? नो सर. थैंक. इसके बाद लो एनर्जी डेंसिटी डिसएडवांटेजेस हैं. लो एनर्जी डेंसिटी रिजल्टिंग इन लो इंजन परफॉर्मेंस, लो इंजन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बिकॉज इट इज अ गैसियस फ्यूल. ठीक है, तो एफिशिएंसी लो, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी लो कैसे हो जाती है कि हमें एयर भी चाहिए इसको बर्न करने के लिए. अगर ये एयर की स्पेस ले लेगी तो उतनी एयर नहीं मिलेगी, इसलिए इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, चूंकि हमें मिक्सर चाहिए एयर फ्यूल का, तो हमें जो वॉल्यूम चाहिए वो एयर फ्यूल मिक्सर का चाहिए. तो जब आप ज्यादा गैस डाल देंगे, एयर कम होगी, तो फिर भी इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी उस लिहाज से लो हो जाएगी कि एयर फ्यूल मिक्सर पूरा नहीं बनेगा. नीड फॉर लार्ज प्रेशराइज्ड फ्यूल स्टोरेज टैंक. Most test vehicles have a range of only about 120 miles. There is some safety concern with the pressurized fuel tank. Inconsistent fuel properties. Refueling is slow process. हाँ जी, इस स्लाइड में किसी ने बात पूछनी है? नो सर. चलो ठीक है. For large stationary engines, some very large stationary compression ignition engines operate on a fuel combination of methane and diesel fuel. Methane is the major fuel amounting to more than 90% of the total. It is supplied to the engine as a gas through high pressure pipes. A small amount of high grade low sulfur diesel fuel is used for ignition purposes. The net result is very clean running engines. These engines would also be a good power plant for large ships, except that high pressure gas pipes are undesirable on ships. ये समझ आ गई थी कि हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन में कैसे यूज कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा उसमें डीजल डालते हैं, तो डीजल कंप्रेस होकर इग्नाइट करता है और वो नेचुरल गैस को भी बर्न करता है. समझ आ गई कि डीजल में सीएनजी या डीजल में कैसे यूज हो सकता है? हाँ जी, उमर भाई समझ आ गई है? यस सर. चलो नेक्स्ट. क्लियर. अब नेचुरल गैस हिस्टोरिक बसेस. In some countries in Eastern and Southern Asia, buses using natural gas as fuel have a unique fuel reservoir system. The gas is stored at about 1 atmosphere pressure in a large inflatable rubber diaphragm on the roof of the bus. With a full load of fuel, the bus is about twice the height as when it has no fuel. No fuel gauge is needed on these buses. ये वाली बसें थी.
जो इस्तेमाल होती थी। तो ये नेचुरल गैस 1 एटमॉस्फेयर में स्टोर की हुई ऊपर इन बैग्स के अंदर, तो ये इसमें ख़त्म हो गई है और अब ये वाला बैग चल रहा है। इसका फ़ायदा ये है कि दूर से आप देख सकते हैं कि बस में फ्यूल कितनी दूर तक जा सकती है। इंटरेस्टिंग है। Yes, sir. Propane. Propane has been tested in fleet vehicles for a number of years. It has a good high octane spark ignition engine fuel and produces less emission than gasoline. About 60% less carbon monoxide, 30% less hydrocarbon, and 20% less nitrogen oxides. Propane is stored as a liquid under pressure and delivered through a high pressure line to the engine where it is vaporized. Being a gaseous fuel, it has the disadvantage of lower engine volumetric efficiency क्योंकि ये एयर की ज़्यादा स्पेस ले लेगी. CNG is cheaper and cleaner, but propane has higher calorific value. तो ये आपको पता चल के ये एलपीजी की वैसे जो आपको इस्तेमाल होती है, जिसका आजकल काफ़ी ज़ोर शोर चला है कि एलपीजी मंगवाई जाए, तो वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सर होती है. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी से बनता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो उसमें ये प्रोपेन इस्तेमाल होती है. समझ आ गई? यस सर. सर प्रोपेन और ब्यूटेन इस्तेमाल होती है एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सर इस्तेमाल होता है. ठीक है सर. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्लो थ्रू इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इनटेक एग्जॉस्ट वाल्व की एक स्पेशल डिजाइन होता है. जो ये वाल्व्स होते हैं ये ऐसे नहीं है कि आप खाली 2 सुराख करें और उसमें वाल्व्स लगा दें. इनके बाकायदा तौर पर हमें एक वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी चाहिए होती है कि हम चाहते हैं कि जब पिस्टन नीचे हो सक्शन स्ट्रोक की तरफ जाए तो उसके अंदर मुकम्मल तौर पर एयर या एयर फिल मिक्सचर भरा जाए. अब आप देखिए कि अगर आप पोर्ट बनाते हैं, छोटा एक सुराख बनाते हैं कहाँ से इनटेक मैनिफोल्ड के आगे, तो उसमें क्या होता है कि अगर वो पोर्ट इस साइज का होगा कि उसमें से फ्लो मुश्किल होगा, मतलब बहुत छोटा फ्लो पोर्ट होगा तो फ्लो मुश्किल होगा और इतनी स्पीड से अंदर एयर फिल मिक्सर नहीं आएगा. इसी तरीके से बहुत बड़ा पोर्ट बन जाएगा तो वो भी सही नहीं होगा कि स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो भी उसके लिए बहुत बड़ा वॉल्व चाहिए होगा. तो इसका एक स्पेशल डिज़ाइन है कि हमने देखना है कि हमें कितना अंदर वॉल्यूम जो है वो एयर फिल मिक्सर का लेके जाना है. तो उसके लिए पोर्ट का डिज़ाइन कितना होना चाहिए, पोर्ट का एरिया कितना होना चाहिए. ठीक है, तो वो हम लाजिम बात है कि बहुत बड़ा भी नहीं बनाएंगे और बहुत छोटा भी नहीं बनाएंगे, दरमियान में वो साइज रखेंगे कि बस हमारे लिए काफ़ी हो जाए कि उसमें इतनी एयर या एयर फिल मिक्सर अंदर आ जाए कि जो सिलेंडर को अंदर भर दे. ठीक है, इसी तरीके से एग्जॉस्ट वाल्व है. अब एग्जॉस्ट वाल्व भी अगर हम बहुत छोटा बना देंगे तो एयर मुश्किल से निकलेगी, उसमें से एग्जॉस्ट गैसेस निकलना मुश्किल हो जाएगा, और बहुत बड़ा बना देंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस घेरेगा. तो अब हम चाहते हैं कि एग्जॉस्ट जो वाल्व है वो भी इतना हो, पोर्ट इतना हो कि बस जितनी एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकालनी है वो फौरन तौर पर निकल जाएं एग्जॉस्ट स्ट्रोक में. तो अब लाजिम बात है कि इनको भी डिज़ाइन करना पड़ेगा क्योंकि हमने देखना है कि मैस फ्लो रेट कितना है जी एयर का, एयर फिल मिक्सर का इनटेक वाल्व से, और इसी तरीके से जो बर्न गैसेस है उनका मैस फ्लो रेट एग्जॉस्ट गैस वाल्व से कितना है. तो अब हम उसके मुताबिक उसको डिज़ाइन करते हैं कि जी इतना मैस फ्लो रेट है तो हमें एरिया इतना चाहिए, तो हमने एरिया निकालना होता है इनका वाल्व्स का. इसलिए हम ये वाल्व का एरिया निकालने के लिए हमने ये सारी जो है अभी आगे डिस्कस करेंगे कि हम वाल्व्स का एरिया कैसे निकाल सकते हैं. ठीक है जी. तो सबसे पहले मैं आपको ये बात करूंगा, ये वाल्व्स है, ये देखें इनलेट वाल्व से ये हवाई गैस आई और एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकली. इनलेट वाल्व खुले, अब यहाँ से 2 वाल्व लगाए हुए. उसकी वजह ये है कि एक वाल्व का जो साइज था पोर्ट का वो ना काफी था, जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमें ज्यादा चाहिए थी, ज्यादा हमें मैस एयर फ्लो अंदर आना चाहिए था, इसलिए उसने बजाय इसके कि एक बड़ा वाल्व लगाता उसने 2 छोटे वाल्व कर दिए. इसी तरह 2 छोटे उसने एग्जॉस्ट कर दिए. तो अब पिस्टन ऊपर जा रहा है, 2 ये वाल्व लगे इनटेक के, 2 एग्जॉस्ट के लगे. अभी हम ये तादाद कैसे पता चलती है ये हम पढ़ेंगे अगले 2 लेक्चर में, एक आज के लेक्चर में और अगले लेक्चर में, कि हम ये वाल्व का एरिया कैसे निकालते हैं और फिर हम कितना कह सकते हैं कि जी ठीक है अगर वाल्व का एरिया इतना निकला है तो हम 2 वाल्व लगाएं, 4 वाल्व लगाएं, कितने वाल्व लगाएं. तो ये हम इन 2 लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे इस चीज़ को कि बड़ा ज़रूरी टॉपिक है इस लिहाज से कि जी ये पोर्ट का डिज़ाइन कैसा हो. अब थोड़ी बात करते हैं हम ये जो वाल्व के मुख्तलिफ नॉमेनक्लेचर्स की. ये इनटेक मैनिफोल्ड आ रहा है, ये रनर है,
रनर जो है, जो इनटेक मैनिफोल्ड का जो पाइप एक सिलेंडर के साथ लगा होता है उसको रनर कहते हैं। यहाँ से अब ये पोर्ट का रूफ है और ये इसकी एंट्री है। यहाँ से जब ये सिलेंडर है, ये पूरा सिलेंडर है आपका ये वाला, तो यहाँ से जब ये एंटर हो गया, सॉरी ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, नीचे सिलेंडर है, ये नहीं है, ये मैं जज्बात में कह गया हूँ, ये तो उसका इनटेक है, ठीक है। इनटेक मैनिफोल्ड कैसा है, तो ये इनटेक मैनिफोल्ड है, ये सिलेंडर है, ये वॉल लगा हुआ है, तो ये सिलेंडर ये नीचे वाला है, ये नीचे वाला ये सिलेंडर है ये वाला, ठीक है। ये ऊपर जो है ये उसका इनटेक का हिस्सा है। तो इनटेक पोर्ट, इनटेक यहाँ से आएगा और ये वॉल्व है, ये जहाँ से क्लोज करेगा, जब ये क्लोज करेगा तो ये सिलेंडर आपका यहाँ से सील हो गया। तो यहाँ एग्जॉस्ट वॉल्व नहीं दिखाया, यहाँ खाली इनटेक वॉल्व दिखाया है, एग्जॉस्ट इसकी बैक साइड पे होगा। तो ये आपका सिलेंडर ये यहाँ तक है, यहाँ तक, दिस इज दी सिलेंडर। तो ये वॉल्व जहाँ से रास्ता खोलेगा तो हवा अंदर आएगी या एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आएगा। तो अब ये बॉल जो है यहाँ पर आके सीट पे इधर बैठता है, इस बॉल पे बैठता है, ये अप डाउन होता है, यहाँ पर फॉरवर्ड लगा हुआ है, यहाँ कैम मूव कर रही है, कैम शाफ्ट मूव कर रही है, तो इसको अप डाउन करती है। अब हम बात करेंगे कि ये इसका कौन सा है, इस एरिया को थ्रोट कहते हैं। ये थ्रोट बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है इसका, क्योंकि ये बहुत तंग एरिया है जहां पर के जो आने वाली आवाज चोक हो सकती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि कितनी स्पीड से एयर अंदर आती है। आपको पता है कि इट विल टेक अबाउट लेस देन सेकंड्स, लेस देन मिली सेकंड्स में बात में जो एयर है इट इज टेकन इनसाइड। तो जहां पर जब एयर इतनी स्पीड से आएगी तो आपने देखा कि एयर जो है वो बिल्कुल फौजियों की तरह स्ट्रेट नहीं आती, बल्कि गोल गोल घूमती हुई आती है, स्कूल के बच्चों की तरह, ठीक है। तो यहाँ घूमते घूमते यहाँ पर वो चोकिंग भी कर सकती है। चोकिंग जब हो जाएगी, अंदर प्रेशर कम होगा, बाहर प्रेशर ज्यादा होगा, तो यहाँ थ्रोट में चोकिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये इट विल बी मूविंग अराउंड हेयर, राइट। सो यहाँ पर चोकिंग शुरू हो जाएगी। जब ये एरिया चोक हो जाएगा तो हवा अंदर नहीं आ सकेगी। तो इसलिए हमने ये डिजाइन ऐसे करना है कि इधर चोकिंग ना हो, ठीक है, और इसी के यहाँ पर स्टैग्नेशन ना हो। स्टैग्नेशन क्या होती है कि चीज रुक जाती है, तो इसलिए हमने थ्रोट को डिजाइन करना है कि यहाँ पर चोकिंग ना हो, जितना जब ये वाल्व खुले तो एयर जो है वो अंदर आ जाए। अब इसमें एक शॉर्ट रेडियस पोर्ट फ्लोर, ये वॉल्व गाइड है, ये गाइड बॉस और फेरिंग, बाउल और पॉकेट, ये पूरा नोन एज बाउल, और लॉन्ग बैक वॉल और बॉटम कट और टॉप कट, तो ये मुख्तलिफ नाम है, मार्जिन है ये वॉल का, और ये इसका बैक कट है, ये सीट है इसकी वॉल की। तो ये आप इसके मुख्तलिफ नॉमेनक्लेचर्स हैं जो आप देख लें कि क्या होता है। The most significant एयर फ्लो, अच्छा ये पिछली स्लाइड में कोई चीज पूछनी है किसी ने? नो सर, क्लियर क्लियर है, गुड, शाबाश। The most significant airflow restriction in an internal combustion engine is the flow through the intake and exhaust valve, जो भी मैंने बात आपसे कर ली है। Typically, the minimum cross-sectional area in the intake and exhaust system occurs at the valve as shown in figure on the next slide. A pressure drop across the intake and exhaust valve is realized by modeling the gas flow through the valves as one-dimensional quasi-steady compressible flow. ठीक है, और ये एसिंट्रोपिक भी फ्लो होगा, क्योंकि इतनी स्पीड से अब ये मूव कर रहा है, तो हीट विल क्या हैव वेरी मच लेस टाइम फॉर ट्रांसफर either towards the flow or away from the flow. तो ये फ्लो एसिंट्रोपिक भी होता है, ठीक है। So it's a one dimensional quasi steady compressible asymptotic flow. So this is the, अब हमने इसको स्कीमेटिकली लेआउट किया है कि ये वॉल्व है, इसके एरियाज कौन कौन से हैं। ये वाला A1 एरिया है, ठीक है, और ये वाला इसका A2 एरिया है। दो एरियाज हैं, यानी यहाँ से हमने इसको A2 में डिवाइड कर दिया इस एरिया को, और इसको हमने A1 में डिवाइड कर दिया। A1 हैज अ लिफ्ट विद इट और A2 के लिफ्ट कोई नहीं है, तो इसको हम π/4d स्क्वायर इसका एरिया ले सकते हैं ये वाला, और जब लिफ्ट वाला है उसको हम π/dl उसका जो है वो एरिया हम ले सकते हैं। तो L क्या है, इसका लिफ्ट है, यहाँ से ऊपर उठता है। सो PV इज द प्रेशर एट A1 और A2। PV इज द प्रेशर, यहाँ प्रेशर है, ये वॉल्व प्रेशर के लिए हम इसको PV कहते हैं। इस तरह PC द सिलेंडर प्रेशर, इनसाइड सिलेंडर प्रेशर जो है PC है। L is the wall width and D is the wall diameter, ठीक है। अब ये इसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब कि जहां पर आप देखिए ब्लॉकेजेस हैं कि ये जो D1 है ये भी कमिंग एयर को ब्लॉक करेगा,
इसी तरीके जो स्टेम का ये एरिया है, ये DS, ये भी कमिंग एयर को ब्लॉक करेगा। तो ये वाला एरिया, ये वाला डायमीटर इसको ब्लॉक करेगा एयर को, और ये स्टेम जो है ये भी एयर को ब्लॉक करेगा। तो ये हमारे पास वो ये चीजें हैं कि हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन इनकमिंग एयर को ब्लॉक करेंगे। Mass flow rate through valve is considered as a function of the intake and exhaust pressure ratio. Intake and exhaust pressure ratio को हम mass flow rate को हम उसका फंक्शन के तौर पर कि हमने जो mass flow rate है कि इनकमिंग mass flow rate क्या है, उसको भी हम प्रेशर रेशो के साथ कंपेयर करेंगे कि कितना प्रेशर रेशो पे वो mass flow rate कितना होता है, और एग्जॉस्ट को भी हम ऐसे कंपेयर करेंगे। Let U be the velocity of the gases flowing in intake and exhaust manifold। ठीक है, हम यहाँ V वेलोसिटी को V नहीं कहते क्योंकि हम V जो है वो PV को इस्तेमाल करते हैं वॉल प्रेशर के लिए, तो इसलिए हम थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए हम कहते हैं कि जो इनटेक एग्जॉस्ट की वेलोसिटी गैसेस की उसको हम U कह देते हैं। बैक नंबर, अब इतनी स्पीड से जब फ्लो होता है, तो इतनी स्पीड से जब भी फ्लो होता है तो उसको हम कंपेयर करते हैं स्पीड ऑफ साउंड के साथ। तो बैक नंबर इज नथिंग बट स्पीड ऑफ द गैसेस डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो एयर में 330 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन गैसेस के अंदर ये मुख्तलिफ हो जाती है। तो वो आपको जो है उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि गैसेस का जो है वो स्पेसिफिक हीट्स क्या है और उसका टेम्परेचर कितना है, तो स्पीड ऑफ साउंड उस पर डिपेंड करती है। Is defined since the flow is extremely fast and in a fraction of second. Condition at various locations in the manifolds can be related to stagnation condition. Stagnation का होता है रुकावट, रुक गई चीज, बिल्कुल आगे मूव नहीं कर रही। Where the Mach number is 0, कि उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई है, ठीक है, तो वहां पर उसको हम कहते हैं कि ये स्टैग्नेंट हो गया है। अच्छा, इस स्लाइड में कोई चीज पूछनी है? सर ये जो स्पीड ऑफ साउंड आपने बताया इसका क्या मतलब है, समझ नहीं है इसकी सर। बेटा स्पीड ऑफ साउंड अगर आप देखें ना, आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, जब कमरे में बात कर रहे हैं तो हवा में स्पीड ऑफ साउंड हमने मेजर की हुई है जो 330 मीटर पर सेकेंड, ऐसा ही है ना। लेकिन ये स्पीड ऑफ साउंड हवा में इतनी है, बाकी जो गैसेस होती हैं उनके अंदर स्पीड ऑफ साउंड वेरी करती है, क्योंकि अब गैसेस मुख्तलिफ प्रेशर पे होती है, मुख्तलिफ टेम्परेचर पे होती हैं। सर कहने का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड की हमें जरूरत क्यों पड़ी यहाँ पर सर? स्पीड ऑफ साउंड की हमें जरूरत ये पड़ी कि अगर स्पीड ऑफ साउंड के वहां पर स्पीड ऑफ साउंड के बराबर अगर वेलोसिटी आ जाती है गैस की, ठीक है, तो मैक नंबर कितना हो जाएगा? ओके सर, थैंक यू। नहीं थैंक यू नहीं, मैंने आपसे पूछा है। अच्छा पूछे सर? हाँ पूछा है, मैंने पूछा है कि स्पीड ऑफ साउंड के बराबर अगर फ्लो वेलोसिटी आ जाती है तो मैक नंबर क्या होगा? सर 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें हम कहते हैं कि जब स्पीड ऑफ साउंड के बराबर फ्लो वेलोसिटी आ जाए, मैक्सिमम 1 हो जाएगा और वहां पर चोकिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सर ये यू जो है स्पीड ऑफ साउंड इज टेकन एज द हाईएस्ट वेलोसिटी इन दैट एरिया, ठीक है ना, कि साउंड ज्यादा तेजी से ट्रैवल करती है ना, तो अगर इतनी तेज वेलोसिटी आ जाएगी तो फिर वो जो फ्लो होगा वो चोक फ्लो हो जाएगा। चोक फ्लो क्या होता है? चोक फ्लो, चोक में जो फंस के गुजर रहा होता है। यस सर, ये यू है सर, ये एयर की वेलोसिटी नहीं है सर साउंड के अलावा, ये तो एयर की वेलोसिटी होगी ना। वही मैं कह रहा हूँ कि जो इनकमिंग एयर है उसकी वेलोसिटी को, या जो गैसेस हैं उसकी वेलोसिटी को हम यू कह रहे हैं। यस सर, तो साउंड की वेलोसिटी फिर ना हुई ना सर? ये साउंड की वेलोसिटी उस गैस के अंदर जो इनकमिंग एयर है, ठीक है, इनकमिंग एयर, इनकमिंग जो मिक्सचर है उसके अंदर साउंड की वेलोसिटी क्या होगी? यस सर, ओके, मतलब कि दैट इज द हाईएस्ट वेलोसिटी व्हिच दैट कैन अचीव, कि उससे ज्यादा वो वेलोसिटी अगर वो लेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा? चोकिंग शुरू हो जाएगी। क्या होगा कि वो रुकावट आ जाएगी, मतलब कि इतनी हाई स्पीड से अगर मूवमेंट शुरू होगी तो एक रुकावट आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगी? स्टैग्नेशन का पॉइंट आ जाएगा कि फिर वो मूवमेंट स्टॉप कर जाएगी, क्योंकि बहुत हाई वेलोसिटी चलेगी तो वो फ्लो में रुकावट आना शुरू हो जाएगी। यस सर, थैंक यू। अब बात समझ रहे भाई? क्या आप देखिए ना, अगर आप वेलोसिटी को स्पीड ऑफ साउंड के बराबर ले आएंगे तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड इज टेकन एज द हाईएस्ट वेलोसिटी इन दैट एरिया, ठीक है ना। उससे ऊपर अगर वेलोसिटी आती है तो जो आपके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे कि वो जगह के ऊपर चोकिंग शुरू कर देंगे। उनके क्यों चोकिंग शुरू करेंगे? उनका आपस में टकराव हो रहा है,
जब वो मूव कर रहे हैं तो वो मूवमेंट के दौरान जितने आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकरा भी रहे हैं, ठीक है ना। जब वो इतनी हाई स्पीड पे आ जाएंगे तो उनका टकराव इतना शदीद हो जाएगा कि वहां पर फ्लो जो है वो चोक होना शुरू हो जाएगा। बात समझ आती है? ये सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि सो रहे हैं? हेलो, गायब तो नहीं हो गए? उमर, आ रही है सर। आवाज, मेरी बात समझ आ गई है? यस सर। अब मेरी बात रिपीट करें, मेरी बात रिपीट करें। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि जब बहुत स्पीड से मूवमेंट शुरू होगी, ठीक है ना, कि वो स्पीड ऑफ साउंड की ओर पहुंच रही है मूवमेंट, ठीक है ना, स्पीड ऑफ साउंड इज टेकन एज द हाईएस्ट स्पीड इन दैट एरिया, यस सर। ठीक है ना। तो वो पार्टिकल बहुत ज्यादा आपस में क्या हो जाएंगे, उनका कोलिजन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। जब उनका कोलिजन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो क्या होगा, उनकी मूवमेंट में रुकावट आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब वो मूवमेंट में रुकावट आना शुरू हो जाएगी तो उनकी मूवमेंट कहीं सीज कर सकती है। समझ गए मेरी बात? चौक में क्या होता है, गाड़ियों के चौक में क्या होता है, जब गाड़ियां बहुत स्पीड से चौक में है तो क्या होता है, जब गाड़ियां चौक में बहुत स्पीड से क्या होता है, चौक में गाड़ियां फंसती कि नहीं फंसती? उमर सही कह रहा हूँ? और समा भाई, गाड़ियां जब बहुत स्पीड से चौक में आती हैं तो वो गाड़ियां जो है अगर बहुत ऐसा आए तो गाड़ियां चौक में आराम से निकल जाती हैं, ठीक है ना। आप एक ट्रैफिक चौक की मिसाल ले लें कि जब ट्रैफिक चौक में गाड़ियां बहुत ऐसा आ रही होती हैं तो वो चौक में आराम से एडजस्ट होते हुए निकल जाती हैं, लेकिन वही गाड़ियां अगर बहुत स्पीड से चौक के अंदर आए तो वो फंसना शुरू हो जाती हैं और फिर एक वक्त आता है जब गाड़ियां वहां रुक जाती हैं। सही कह रहा हूँ ना? यस सर। तो इसी तरह जब स्पीड ऑफ साउंड के बराबर वो उसकी स्पीड आ जाती है तो वहां चोकिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है सर। जी जी सर इसका मतलब है कि अपने फ्यूल की जो वेलोसिटी है वो कम रखनी है स्पीड ऑफ साउंड से। वही मैं कह रहा हूं कि आपने देखना है कि फ्लो चोक हो रहा है या नहीं। आपने जो उसका एरिया है कि अगर फ्लो, आपने एक मैस फ्लो रेट निकालना है, ठीक है। अब आपका मैस फ्लो रेट एक आपको चाहिए कि वहां से मूव करना है, आप क्या करेंगे कि प्रेशर मेजर करेंगे कि वहां पर प्रेशर इतना बन रहा है कि नहीं, कि वो चोकिंग तो नहीं हो जाती उस एरिया में। उस हिसाब से आप वॉल्व एरिया रखेंगे कि वहां चोकिंग ना हो। ओके सर, मेरी बात समझ गया ना, कि वॉल्व एरिया आप अपना रख रहे हैं कि वहां चोकिंग ना हो, वहां आराम से फ्लूइड आपका फ्लूइड मूव कर जाए। सही है सर। फॉर स्टेडी एडिबैटिक, अब हम इसको पढ़ेंगे कि हमने रिलेशन कैसे निकालना है, प्रेशर रेशियो कैसे निकालना है, और उसका मैक के नंबर के साथ हमने रिलेशन कैसे निकालना है, और उसको फिर मैस फ्लो रेट के साथ रिलेशन कैसे निकालना है, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे कि हमने मैस फ्लो रेट के साथ हमने मैक नंबर के साथ प्रेशर का रिलेशन क्या निकालना है। मेरी बात समझ गए? और फिर मैक नंबर के साथ प्रेशर का रिलेशन निकल आएगा तो हम मैक नंबर 1 करके देखेंगे कि प्रेशर रेशियो क्या आ रहा है, ठीक है ना। प्रेशर रेशियो कौन सा है? एक है जो पीछे से एयर और एयरफिल मिक्सचर आ रहा है तो उसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम प्रेशर। उसका अपस्ट्रीम प्रेशर को हम कंपेयर करेंगे डाउनस्ट्रीम प्रेशर के साथ। डाउनस्ट्रीम कौन सा प्रेशर है? जो सिलेंडर के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के जो रेशियो है उसको हम कंपेयर करेंगे मैक नंबर के एक साथ कोई रिलेशन बनाकर। तो मैक नंबर को फिर हम 1 करेंगे, हम 1 करके देखेंगे कि वो प्रेशर रेशियो कौन सा है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का जिसके ऊपर चोकिंग हो रही है। जब वो हमें मिल जाएगा तो फिर हम मैस फ्लो रेट के साथ कंपेयर करेंगे कि मैस फ्लो रेट हमें वो कितना होगा और उसके मुताबिक हमें जो वॉल्व एरिया है वो कितना रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी हम बात करेंगे। तो फॉर स्टेडी एडिमेटिक फ्लो द एनर्जी इक्वेशन इज H0 is equal to H plus half U square। अब ये क्वेश्चन कैसे डेवलप हुई? इसमें आप करेंगे डेल Q is equal to डेल U plus डेल W। तो U आप चूंकि यहाँ वेलोसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आप इंटरनल एनर्जी डेल I कहते हैं। अब इंटरनल एनर्जी कौन कौन सी होती है उसमें? एक उसकी अपनी एनर्जी कौन कौन सी होती है? इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आप इसमें पोटेंशियल एनर्जी तो यूज नहीं कर रहे, तो काइनेटिक एनर्जी यूज कर रहे हैं इसकी जो पार्टिकल की मूवमेंट की, और उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो यूज कर रहे हैं। तो जब आप उसको आपस में डेल क्यू को आप 0 करेंगे और आप उसकी जो इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और प्लस आप जो वर्क डन है जब उसको आप इक्वेट करेंगे 0 के, तो उसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे, रीअरेंज करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगी
जिसमें m जो है वो आप कांस्टेंट ले लेंगे, मास आपका जो है वो ये स्पेसिफिक एंथैल्पी है when the flow is moving, and this is specific enthalpy when the flow has started to move, जहाँ पर आप इसका वेलोसिटी जीरो कंसिडर कर लेते हैं। तो ये जो हाफ यू स्क्वायर है, बेसिकली आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर हाफ यू स्क्वायर है क्योंकि आपने 1 किलोग्राम कह रहा हूँ, यूनिट मास के लिए आप उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं। तो ये आप थोड़ा सा टाइम कम है, तो वरना मैं आपको ये कभी आपको अगर समझना है तो मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये रिलेशन कैसे आता है। तो एंथैल्पी ये है एट जब उसकी फ्लूइड की एट अपस्ट्रीम इज इक्वल टू एंथैल्पी एट डाउनस्ट्रीम प्लस हाफ यू स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी इन द डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की समझ आ गई है? यस सर। सर ये एंथैल्पी बता दें एक दफा दोबारा। बेटा ये थोड़ा सा मैं आपको इसमें जल्दी से दिखाता हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास जरा वो नेट कट गया था, टाइम कम हो गया। थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाता हूँ, मैंने वर्किंग की भी थी इसके ऊपर। ये मैं आपको इसलिए ये मैंने खुद से ऐसी वर्किंग की थी कि हम ये कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाता हूँ। ये डेल क्यू इज इक्वल डेल ई प्लस डेल डब्ल्यू, यहां समझ आती है आपको? यस सर। अच्छा, अब Q माइनस क्यू नॉट जो है वो आप ले लें अप स्ट्रीम पे जहां पर फ्लो शुरू हो रहा है, और Q जहां फ्लो अंदर जा रहा है बॉल्व के। ठीक है, तो Q माइनस क्यू नॉट इज E माइनस C नॉट प्लस W माइनस W नॉट। इससे क्वेश्चन कैसे लिख लिया मैंने। अब ये जो E है बेसिकली इट इज इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, E इज इक्वल टू I प्लस हाफ mg स्क्वायर प्लस mgh। अब mgh उसमें हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जहां पर जो फ्लो है उसमें सिर्फ इन दो एनर्जीज की रिक्वायरमेंट है, आई प्लस हाफ एम जू स्क्वायर। अब ई माइनस ई नॉट इक्वल टू आई प्लस हाफ एम जू स्क्वायर माइनस आई ई नॉट। आई नॉट में चूंकि यू जीरो है, हम अज्यूम करते हैं जीरो है, जहां से फ्लो शुरू हो रहा है अपस्ट्रीम से, तो उसके बाद फ्लो आ रहा है, तो हम ये करते हैं कि आई प्लस हाफ एम जू स्क्वायर माइनस आई ई नॉट। तो इसी तरीके से जो वर्क डन है, वैसे तो मैंने इस तरह लिख दिया लेकिन जरूरत नहीं थी, इसको पी टी वी नॉट माइनस पी टी वी भी कर सकता हूँ, क्योंकि आगे जब मैं इसको इक्वेट करता हूँ जीरो के, क्योंकि ऐसे टॉपिक फ्लो है, और इसको इक्वेट करता हूँ ये आई प्लस हाफ एम जू स्क्वायर माइनस आई नॉट प्लस पी वी माइनस पी वी नॉट। बेसिकली आई शुड हैव डन इट पी टी वी माइनस पी टी वी नॉट, क्योंकि ये वर्क डन जो है उसमें वॉल्यूम चेंज होता है। तो इसको जब मैं यहाँ इक्वेट करता हूँ तो ये थोड़ा सा यहाँ चेंज करना है मुझे। तो जीरो इज इक्वल टू आई प्लस पी वी, थोड़ा सा इसको आपस में मैंने रीअरेंज किया है, प्लस हाफ एम जू स्क्वायर। तो अगर ये पी डी वी हो तो इट इज व्हाट, इट इज एंथैल्पी एच, और ये पी डी वी नॉट है, इट इज एच नॉट। तो जीरो इज इक्वल टू एच माइनस एच नॉट प्लस हाफ एम जू स्क्वायर। तो एच नॉट इज इक्वल टू एच प्लस हाफ एम जू स्क्वायर। जब मैथ आपका रिमेन सेम ड्यूरिंग द फ्लो, तो आप इसको m से डिवाइड करके तो इसको कर देते हैं h नॉट ओवर h, m इज इक्वल h नॉट, और ये स्पेसिफिक आपकी एंथैल्पी आ गई व्हेन द स्लो स्टार्ट्स प्लस h प्लस हाफ u स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे डेवलप हो सकती है। समझ आ गई? उमर आपको समझ आ गई? यस सर। चलिए ठीक है, तो अभी सर, मैं स्लाइड- वापस जी स्लाइड बैक कर दे जरा, एक स्लाइड बैक करूं। इसमें कोई, चूंकि मैंने खुद ये बनाई है, किसी किताब से नहीं देखी, तो कोई गलती नजर आए तो बता दीजिए। नहीं गलती नहीं सर, एक चीज एक गलती मुझे लगती है कि मैंने इसको जो है ना नेक्स्ट स्लाइड पे जो वर्क डन है ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्क डन बेसिकली पी डी वी होता है, क्योंकि वाई पी डी वी, क्योंकि जो वॉल्यूम चेंजेस विद प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द वर्क डन। तो ये मैंने थोड़ा सा इसको मैंने सोच रहा हूँ कि इसको सही कर दूंगा। तो बाकी ये बैठ के मैंने खुद ही शुगल में लगा हुआ था बनाने के लिए, तो ये मैंने क्वेश्चन डेवलप की थी, किसी बुक से मुझे मिली नहीं है, तो ये मैंने खुद से डेवलप किया क्वेश्चन। ठीक है, यस सर। तो ये मैं आपको इसलिए नहीं दे रहा कि खामखा मैं आपका काम बनाना नहीं चाहता, आप ये बस याद कर लें कि फॉर द व्हेन द फ्लो इज देयर, तो इट इज
एच नॉट एनर्जी इक्वेशन इज एच नॉट इज एच प्लस हाफ यू स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि अगर ये मैंने आपको ड्राइव करके दे दी तो फिर आपके भी एग्जाम में ड्राइव करनी पड़ जाएगी, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये आपको थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है। मेरी बात समझ रहे हैं? सो एच नॉट, हाँ ये जो आगे मैं बता रहा हूँ ये मैं आपको डेरिवेशन दे सकता हूँ, इसलिए ये गौर से देखिएगा, ठीक है। इसको आगे मैंने जो कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि दैट इज इन इंटरेस्ट ऑफ इंटरनल कम्बशन इंजन्स कि इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, मैक नंबर से इसका रिलेशन कैसे जोड़ते हैं, तो वो जो है इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक जो इक्वेशन बनी है वो थर्मोडायनामिक्स का काम है, तो ये एनर्जी इक्वेशन बेसिकली आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता दी आपको कि कैसे बनती है इक्वेशन। लेकिन इसके बाद जो है वो इंटरनल कम्बशन इंजन का काम है कि आप इसको रिलेट कैसे करें मैक नंबर के साथ, तो ये डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। इसलिए दैट आई हैव मेड द पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। ये फर्गूसन की किताब में जो मैंने जहां से मैं लेक्चर बनाया है वहां पर डेरिवेशन नहीं है इसकी, वो इसने इसके बाद डायरेक्ट वो फाइनल इक्वेशन लिखी है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सो एच नॉट ओवर एच इज इक्वल टू एच ओवर एच प्लस यू स्क्वायर ओवर 2h, हमने डिवाइड कर दिया एच के साथ थ्रू आउट, और ये आपका आ गया एच नॉट ओवर एच इज इक्वल टू 1 प्लस यू स्क्वायर बाय 2h। नाउ यू नो दैट एंथैल्पी इज इक्वल टू specific heat at constant pressure multiplied by temperature. So H naught is equal to Cp T naught and H is equal to Cpt. यहां तक समझ आ गया सबको? यस सर। यस सर, आगे चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Now Cpt naught, अब मैं इसकी जगह उसकी वैल्यूज लिख रहा हूँ। Cpt naught और Cpt is equal to 1 plus U square over 2 Cpt. So T naught Cp कैंसिल हो गया, T naught T is equal to 1 plus U square over 2 Cpt. यहां तक क्वेश्चन आ गई। Now Mach number is equal to U by C, ठीक है, which gives us U is equal to mc, okay. So T naught over T is equal to 1 plus m square C square over 2 Cpt, ठीक है। ओके हो गया सर। ठीक है। So next is speed of sound c is equal to, हाँ जी, c is equal to अब square root gamma RT। ये स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला गिवन है बुक्स के अंदर कि जब आपने किसी गैस में निकालनी हो तो नॉर्मली ये तीन चीजों पर डिपेंड करती है, स्क्वायर रूट ऑफ गैमा RT। सो T नॉट ओवर T इज इक्वल टू 1 प्लस C स्क्वायर था तो गैमा RT और m स्क्वायर हमने बांध लिया है डिवाइड बाय 2 Cpt, ठीक है। तो T नॉट ओवर T इज इक्वल टू 1 प्लस गैमा बाय 2 R ओवर Cp इनटू m स्क्वायर। So T naught over T is equal to 1 plus gamma by 2. R is what? Cp minus Cv divided by Cp into m square. So T naught over T is equal to 1 plus gamma by 2, 1 minus Cv over Cp into m square. यहां तक समझ आ गई? यस सर। ठीक है। So आगे चलते हैं। T naught over T is equal to 1 plus gamma by 2, 1 minus 1 over gamma into m square. यानी कि Cp Cv को हम नीचे ले आए, Cp over Cv, it is T naught T is equal to 1 plus gamma by 2, 1 minus 1 over gamma into m square. So T naught T is equal to 1 plus gamma by 2, gamma minus 1 over gamma into m square. So T naught T is equal to 1 plus gamma gamma cancel हो गया, 2 अंदर आ गया, gamma minus 1 by divided by 2 m square. For isentropic flow, the pressure and density are found as the function of the Mach number as following. We know that for isentropic flow, P naught over P is equal to T naught over T raised power gamma over gamma minus 1. ये तो आपको फॉर्मूला याद होगा ना पिछले लेक्चर से, ये तो आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये स्लाइड क्लियर है? चलो ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर T naught और T की वैल्यू डाल देंगे, ये सारी यहाँ पे आ जाएगी जो कि ये बन जाएगी। P naught of P is equal to 1 plus gamma minus 1 divided to m square raised power gamma over gamma minus 1. Similarly, relation for density can be found as, अब ये प्रेशर की हमें रेशो मिल गया, ठीक है। अब हम इसको आगे बात करेंगे, लेकिन डेंसिटी की भी साथ ही बात कर लेते हैं। हमें पता है कि PV is equal to mRT, ठीक है। So P is equal to m और V into RT. P is equal to m और V क्या है? Rho density, mass per unit volume into RT. Similarly, we can write P naught is equal to rho naught into RT naught.
So rho naught RT naught divided by rho RT is equal to 1 plus gamma minus 1 divided by 2 m square raised power gamma और gamma minus 1. मतलब P naught और P की जगह उनकी वैल्यूज लगा ली, ठीक है. So rho naught T naught divided by rho T R कैंसिल हो गया था, is equal to 1 plus gamma minus 1 divided by 2 m square gamma over gamma minus 1. So rho naught over rho is equal to T naught और T को यहाँ ले आए, जब यहां ले आए तो इसकी 1 पावर जो है यहाँ के माइनस होगी, -1. ये समझ आती है भाई? किसी स्टूडेंट को ना आती हो पूछ ले. इनटू 1 प्लस गामा -1 डिवाइडेड 2 m स्क्वायर रेज़ पावर गामा ओवर गामा -1. ये क्लियर है? यस सर. चलो, इसके बाद टी नॉट टी की वैल्यू में डाल दी अंदर, रो नॉट ओवर रो, टी नॉट टी की वैल्यू डाल दी, 1 प्लस गामा -1 m स्क्वायर, ये वाली वैल्यू जो पहले थी, तो इसकी गामा और गामा -1 है, इसकी -1 है, इन दोनों को ऐड कर दिया, -1 इधर आ गया, दोनों को ऐड किया, ये आ गया. जब मजीद इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, मजीद सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, और आखिर में हमें ये रिलेशन मिल गई. वो रो नॉट रो इज इक्वल टू 1 प्लस गामा -1 डिवाइडेड 2 m स्क्वायर रेज़्ड पावर 1 ओवर गामा -1. क्लियर? डेंसिटी रेशो मिल गई. डेंसिटी रेशो से हम मास रेशो निकाल सकते हैं, ठीक है. अब the pressure and density at the wall were related to the upstream stagnation pressure and density by the asymptotic relation. Rho B is equal to rho naught. ये वॉल के अंदर की डेंसिटी है, और जो स्टैग्नेशन अपस्ट्रीम जो वहां से फ्लो शुरू हो रही है वहां की डेंसिटी है. इसका क्या ताल्लुक है? PV ओवर P नॉट रेज़ पावर 1 ओवर गामा. And the total ideal gas equation at stagnation condition is P naught is equal to rho naught or T naught. ये बात हो चुकी है. The stagnation sound speed is C naught is equal to gamma T naught raised by half. ये भी बात हो चुकी है. The mass flow rate m dot through a wall depends on the wall effective area AF, fluid velocity and density. So mass flow rate is equal to rho V into area into its velocity, asymptotic velocity u. तो हमें जो वॉल के अंदर मैस मूव कर रहा है, बेसिकली इट इज रो वी मल्टीप्लाइड बाय वॉल का एरिया. अब ए एफ क्या चीज है? फ्लो एरिया, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होता है. और यू आई एस जो है एसिम्प्टोटिक वेलोसिटी है. अब यू आई एस जो है वो मैं कहां से निकालूंगा? अगर आप लोगों को याद हो, आपने नोजल्स का पढ़ा है, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नोजल्स थर्मोडायनामिक्स में, याद है? यस सर, याद. हाँ, क्योंकि डॉक्टर बदर से उन्हें पूछा था, कहते हैं मैंने पढ़ाया, और मैंने एक उनसे फार्मूला ही पूछा था, सर आपने ये फार्मूला पढ़ाया? कहते हैं जी बिल्कुल मैंने पढ़ाया फार्मूला बच्चों को. यस सर, उन्होंने डिटेल में पढ़ाया था ये. तो वो फार्मूला अब बगैर डेरिवेशन के मैं ऐसे ही दाखिल करूंगा, क्योंकि वो थर्मोडायनामिक्स के रिलेशन है, जो यूआईएस का फार्मूला है. The velocity UIS is the reference asymptotic velocity and rho v is the fluid density at the wall. The asymptotic velocity depends on the pressure ratio and is calculated from the asymptotic relation for flow in a converging nozzle. ये फार्मूला है. तो कन्वर्जिंग नोजल में आपको ये फार्मूला याद होगा, आपने पढ़ा था, जो आपके सर ने मुझे बताया कि थर्मोडायनामिक्स में उन्होंने फार्मूला की डेरिवेशन भी कराई थी, तो ये वहां से मैंने लिया है, बल्कि मैंने क्या बुक वाले ने वहां से लिया, फर्गुसन ने. So here P naught is the upstream total of stagnation pressure. PV is wall static pressure, and rho naught is upstream total or stagnation density. Combining above relation, we find mass flow rate as m dot is equal to rho naught AF C naught, और UIS की वैल्यू लगा दी इसमें. For intake flow into the cylinder, the stagnation conditions refer to conditions upstream of the wall in the intake port. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. स्टैग्नेशन कंडीशन आप कहां पे लेंगे? जब आपका इनटेक वॉल की बात कर रहे हैं तो फ्लो कहां से आ रहा है? बाहर से आ रहा है, इनटेक मैनिफोल्ड से. तो स्टैग्नेशन कंडीशन वहां पे होगी, इनटेक मैनिफोल्ड में. और जब आपका फ्लो एग्जॉस्ट का आप वॉल की बात कर रहे हैं तो स्टैग्नेशन कंडीशन आपकी सिलेंडर के अंदर होगी, ठीक है, क्योंकि अपस्ट्रीम उसको कहते हैं जहां से फ्लो ओरिजिनेट कर रहा होता है, डाउनस्ट्रीम उसको कहते हैं जहां फ्लो जा रहा है. तो जो इनटेक का अपस्ट्रीम है वो आपका इनटेक मैनिफोल्ड में है, और जो एग्जॉस्ट का अपस्ट्रीम है वो सिलेंडर के अंदर है. ये बात समझ आती है?
दोबारा बता दें सर। जो इनटेक का अपस्ट्रीम है ना, जिसको हम स्टैग्नेशन का होता है, जहां रुका होता है, जहां से फ्लो चल रहा होता है, ठीक है, जहां से आपके जो है ना वफूद आ रहे होते हैं, जो आपके जो जलसा होता है, तो जलसे में जहां लोग इकट्ठे होते हैं और आगे चलते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो जो अपस्ट्रीम आपका कहते हैं इनटेक का, वो हम वहां से शुरू कर रहे हैं जहां से फ्लो दाखिल हो रहा है, दैट इज द अपस्ट्रीम, वहां से मूव करके सिलेंडर में आ रहा है। तो अपस्ट्रीम और जहां स्टैग्नेशन कंडीशन, जहां स्टैग्नेंट है फ्लो, जहां रुका हुआ है, वहां से आ रहा है, तो वो अपस्ट्रीम जो है वो आपका इनटेक मैनिफोल्ड में है। लेकिन जब हम एग्जॉस्ट वाल्व की बात करेंगे, उस वक्त जो आपका अपस्ट्रीम बनेगा वो बनेगा सिलेंडर के अंदर, क्योंकि वहां से फ्लो बाहर जा रहा है। समझ आ गया? यस सर। चलो ठीक है। So choked flow occurs at a valve throat if the ratio of the upstream pressure to downstream pressure exceeds a critical value. When the flow is choked, the Mach number at the valve throat is m is equal to 1, and the critical pressure ratio is found from the equation. आपने m स्क्वायर को यहाँ 1 कर दिया, ये वही इक्वेशन है P नॉट P की, खाली यहाँ m स्क्वायर था जिसको आपने 1 करके आपने इक्वेशंस को अरेंज किया, तो आपका ये आ गया P नॉट P इज इक्वल टू गैमा प्लस 1 कि आपने 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस गैमा माइनस 1 डिवाइड बाय 2, तो वो आ जाएगा गैमा प्लस 1 डिवाइड बाय 2 रेज पावर गैमा ओवर गैमा माइनस 1। ठीक है, 2 प्लस गैमा माइनस 1 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर ये करेंगे तो आ जाएगा गैमा प्लस 1 डिवाइड बाय 2 रेज पावर गैमा माइनस 1। तो अब आपका ये आ गया चोक्ड फ्लो की रिलेशन। ये स्टैग्नेशन प्रेशर है, ये प्रेशर ड्यूरिंग एनी टाइम एनी एरिया इनसाइड द वॉल्व है। तो ये आपका आ जाएगा, अगर गैमा 1.35 करते हैं तो ये क्रिटिकल प्रेशर रेशियो जो आपका बनता है 1.86 है। यानी क्रिटिकल प्रेशर रेशियो वो है कि इसकी ऊपर अगर आप लेके जाएंगे तो फ्लो चोक्ड हो जाएगी। ठीक है ना? तो जब फ्लो चोक्ड हो जाएगी तो फिर वो आपका मैस फ्लो रेट उस हिसाब से कम हो जाएगा। For choked flow, the valve static pressure depends only on the upstream stagnation pressure P naught is independent of the downstream pressure। कि अंदर सिलेंडर में क्या प्रेशर है उसके इंडिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि चोकिंग हो रही है थ्रोट में, वहां थ्रोट में प्रेशर चोक हो रहा है वाल्व में। For non-choked flow into the cylinder, it may generally be assumed that the throat pressure is equal to the cylinder pressure। अगर चोकिंग नहीं हो रही, फ्लो चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सिलेंडर में प्रेशर है वही वाल्व के थ्रोट में प्रेशर है। ये बात समझ आ गई है? अब्दुल्ला, उमर, और कौन सा नाम है, उसामा, कोई बता दे। यस सर, आ गई है। चलो ठीक है। If the kinetic energy in the cylinder is relatively negligible, one need not distinguish between static and stagnation cylinder pressure। क्योंकि सिलेंडर के अंदर kinetic energy तो negligible है, इसलिए आपका जो सिलेंडर के अंदर स्टैटिक या स्टैग्नेशन प्रेशर है वो वही है कि प्रेशर, क्योंकि सिलेंडर के अंदर मूवमेंट तो कोई नहीं है उस तरह से, फ्लो तो कहीं नहीं जा रहा, या फ्लो सिलेंडर के अंदर आ रहा है, सिलेंडर से बाहर जा रहा है। इसलिए जो सिलेंडर का प्रेशर है उसको हम स्टैग्नेशन सिलेंडर प्रेशर भी कह सकते हैं कि वहां पर फ्लो रुका हुआ है ऑलमोस्ट। तो दैट्स व्हाई हाउएवर फॉर एग्जॉस्ट फ्लो फ्रॉम द सिलेंडर इन नॉन चोक्ड कंडीशन वन इक्वेट्स द थ्रोट प्रेशर टू द एग्जॉस्ट पोर्ट स्टैटिक प्रेशर। ठीक है, एंड दिस में डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम एग्जॉस्ट पोर्ट स्टैग्नेशन प्रेशर। जो सिलेंडर में स्टैग्नेशन प्रेशर हो रहा है, जो थ्रोट में इसके प्रेशर आ रहा है एग्जॉस्ट के, वो स्टैटिक प्रेशर जो है वो दैट इज डिफरेंट। के जो थ्रोट में, क्योंकि एग्जॉस्ट से गैसेस बाहर जा रही है, अंदर नहीं आ रही, तो अब अंदर जा रही है तो जो थ्रोट में उसकी चोकिंग हो रही है वो दैट इज द प्रेशर व्हिच इज इंपॉर्टेंट। तो अब जो सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर है वो अगर उस प्रेशर से एक्सीड कर जाता है तो आपकी जब चोकिंग हो जाती है तो एग्जॉस्ट गैसेस के फ्लो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वहां पर आप जो फ्लो है आप उसका प्रेशर वो मेजर करते हैं कि एग्जॉस्ट का थ्रोट का प्रेशर क्या है, जिससे आप अंदाजा लगाते हैं कि फ्लो चोक तो उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा। Combining the relation for choke pressure ratio and the mass flow rate, the choke mass flow rate critical is m dot critical is equal to rho naught AFC naught into आपने वो चोक रेशियो लगा दी है प्रेशर की, और इसको जब आप मजीद करेंगे तो इसका आप K gamma AF P naught over square root rho T naught, where K gamma is a parameter dependent only on the specific heat ratio. For gamma 1.35 K is 6.76. So this is called as K gamma.
अब ये जो रिलेशन डेवलप हुई हैं, ये मैं स्टूडेंट्स पे छोड़ता हूँ कि उन रिलेशन को जो पहले बताई हैं उनसे डेवलप करें। अगर नहीं होती तो मैं आपको बता दूंगा कैसे डेवलप करनी है। ये रिलेशन सारी वहीं से डेवलप होती है जो पहले मैंने आपके क्वेश्चंस पढ़ा दिए हैं। स्टूडेंट थोड़ा बहुत काम कर लेंगे ना इसके लिए। क्यों उसामा, हो जाएगा? Yes, sir. हो जाएगा। चले, तो अगर नहीं होता तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे डेवलप होंगी। Effective area of wall. Alternatively, the effective area required for a given mass flow rate and stagnation pressure temperature is, अब वहां से आपने AF की वैल्यू निकालनी। ये जो AF है, effective area wall क्या होगा, वो ये हो जाएगा m dot critical into square root RT naught divided by KP naught। तो यहां से हम effective area निकाल सकते हैं। The effective wall area depends on the wall diameter and lift, and two associated minimum areas are used, each with the corresponding flow coefficient। अब दो एरियाज बनते हैं, वो कौन से दो बनते हैं? मैंने पहले आपको π/4 d स्क्वायर और πdl दो एरियाज बताए थे, तो वो यहां पर हम उनकी बात करेंगे। As shown in above figure, a geometric minimum area AV area wall can be defined using either the wall curtain area A1 is equal to πdl or the wall sheet area A2 is equal to πd square by 4। तो यहां से भी फ्लो आपका जो फंसेगा और जहां भी फ्लो आपका फंसेगा। अब इन दोनों में से कौन सा एरिया इस्तेमाल करना है वो डिपेंड करता है कि ये वॉल कितना खुला हुआ है। अगर लिफ्ट बहुत लो है तो आप कौन सा एरिया इस्तेमाल करेंगे, लिफ्ट ज्यादा हाई है तो आप कौन सा एरिया इस्तेमाल करेंगे। दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग है। The wall curtain area is used, the flow coefficient labeled is as CP coefficient, then AF is equal to CDAV is CD pi DL, which is curtain area. If the wall sheet area is chosen, the flow coefficient labeled CF, then AF is equal to CFAB, CF pi D square by 4। ठीक है, तो अब ये दो मुख्तलिफ एरियाज हैं। If in the idealized model of a wall, two minimum geometric area possibilities depending on the wall lift are, for low lift the minimum area is the wall curtain area। जब लो लिफ्ट हो जाएगा तो मिनिमम एरिया कौन से लेंगे, वॉल कर्टन एरिया, और फॉर हाई लिफ्ट यू विल टेक दी वॉल सीट एरिया। फॉर लार्जर लिफ्ट द मिनिमम एरिया इज दी वॉल सीट एरिया। तो ये आप डिजाइनिंग इस पे करेंगे कि कौन सी लिफ्ट के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं, वॉल को कौन से एरिया के लिए, कर्टन के लिए कर रहे हैं या आप उसको कर रहे हैं सीट एरिया के लिए कर रहे हैं। तो अगर आपका लिफ्ट लो है तो आप करेंगे कर्टन एरिया के लिए डिजाइन करेंगे। अगर लिफ्ट आपका ज्यादा है, वॉल अंदर ज्यादा चला जाता है, तो आप उसको करेंगे सीट एरिया के लिए। Note that here thematic effect of the wall stem and wall seat the angles are negligible, कि जो wall stem एरिया ले रहा है उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है और वो wall seat को नेग्लेक्ट कर दिया है, वो जहाँ पर उसको हम नेग्लिजिबल करके हम दूसरे एरियाज निकाल सकते हैं। तो this is the bench in which we can find out discharge coefficients are using the steady flow bench is like this shown here। ये वॉल में ये आपके फ्लो आ रहा है और यहाँ से आप इसको डिस्चार्ज कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। मैनोमीटर फॉर वॉल प्रेशर ड्रॉप, मैनोमीटर फॉर फ्लो मीटर, फैन, लैमिनर फ्लो मीटर, लिफ्ट, सेटिंग स्क्रू, सिलेंडर हेड, सिलेंडर एक्सटेंशन और टू एटमॉस्फेयर। तो आपने जो मुख्तलिफ प्रेशर मेजर करके आपने निकाल सकते हैं कि CF और CD की वैल्यूज मुख्तलिफ वॉल्व्स के लिए क्या है और उसको टेबुलेट करके वो दी जा सकती है कंपनीज को जिससे फिर वॉल डिजाइन करते हैं। इनके कोएफिशिएंट्स आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लो पैटर्न की। अगर लिफ्ट लो है तो L/D यानी लिफ्ट डिवाइड बाय डायमीटर, जो वॉल का डायमीटर है, इस रेशियो इज वेरी लेस। द इनलेट जेट इज अटैच्ड टू बोथ द वॉल एंड द सीट। जो जेट है वो आपका इनटेक वॉल की बात कर रहे हैं, एग्जॉस्ट का तो आपस में वापस जाएगा, तो इनलेट में ये दोनों जगह ये अटैच हो रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ज्यादा विस्कोसिटी होगी, अपना फ्रिक्शन होगी और फ्रिक्शन वजह से फ्लो विस्कस होगा, आपको यहाँ से जहाँ रगड़ खा के फ्लो जा रहा है। तो एंड वॉल एंड अफेक्टेड बाय विस्कस शियर, यहाँ पर विस्कस शियर की वजह से ये फ्लो आपका अफेक्ट होगा। एंड इंटरमीडिएट लिफ्ट, अगर थोड़ा सा आपका लिफ्ट ज्यादा हो गया है तो डिस्चार्ज कोएफिशिएंट CD decreases slightly with lift since the jet fills less curtain area as it transforms from an attached jet to separate free jet। तो CD आपका थोड़ा डिस्चार्ज कोएफिशिएंट डिक्रीज कर जाएगा और बात चली जाएगी CF की तरफ।
At high lifts, L by D is greater or equal to 0.20. The fluid inertia prevents the flow from turning around the edges. अब इसका जो है फ्लूइड बहुत स्पीड से अंदर आएगा, तो जिसको आप कहते हैं कि जो उसका रेनॉल्ड नंबर है उसके इंडिपेंडेंट हो जाएगा. The flow area of a free jet is more or less independent of the viscosity. Thus, flow coefficient at high lift is independent of Reynolds number, the ratio of inertial forces to viscous forces. तो फ्लो आपका उसके विस्कस फोर्सेस बहुत कम हो जाएंगी, तो फ्लो आपको उससे इंडिपेंडेंट हो जाएगा और फ्लो इजीली आ जाएगा. अब ये अगर हम बात करते हैं एग्जॉस्ट वाल्व की, तो लो लिफ्ट पे देखें कि एडिस बन रही है यहाँ पर, विस्कस जो है उसका शेयरिंग बढ़ी है, तो फ्लो जो है वो उसका जहाँ से चोकिंग होकर गुजर रहा है. और हाई लिफ्ट के ऊपर आप ये देखें कि इट इज गोइंग फ्री, स्मूथली जा रहा है. सेपरेशन ऑफ द एग्जॉस्ट जेट फ्रॉम द वॉल शीट एट हाई लिफ्ट विल कॉज द डिस्चार्ज कोएफिशिएंट टू डिक्रीज स्लाइटली. अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, फिर हम ये लेक्चर एंड कर सकते हैं. व्हाट इज द इनिशियल मास फ्लो रेट थ्रू एन एग्जॉस्ट वॉल if the wall curtain area is 2.7 × -3 meter square, the wall discharge coefficient is given 0.6 and the cylinder pressure and temperature are at 500 kPa at 1000 Kelvin. Assume the exhaust system pressure is 105 kPa, gamma is 1.35 and R is 287 joules per kilogram per Kelvin. तो हमने मास फ्लो रेट मालूम करना है. सबसे पहले देखेंगे कि फ्लो चोक है या नहीं. अगर फ्लो चोक है तो फिर हम वो ऊपर वाली इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं. तो फॉर चोक फ्लो we will see P naught over P exhaust, यानी कि स्टैग्नेशन प्रेशर के साथ जो एग्जॉस्ट प्रेशर है उसको हम देखते हैं तो 4.76 आ रहा है. तो ये आप बताएं चोक है कि नहीं चोक है? नहीं है हाँ जी, चोक. नहीं चोक. ये नहीं चोक नहीं है. नहीं यार, पहले क्या वो P naught और P हमने क्या निकाला था चोक फ्लो के लिए, भूल गए? P naught P पीछे हमने कैलकुलेट किया था चोक फ्लो के लिए m को 1 करके, वो 1.86 निकला था. ठीक है, दिस वन ये 1.86 है, तो ये उससे ज्यादा है. 4.76 is greater than 1.86, therefore flow is choked. By using the choked flow equation, आप जहां पे choked flow equation इस्तेमाल करेंगे, calculate the initial mass flow rate m dot critical is equal to rho naught CD AV C naught into 2 over gamma plus 1 is power gamma plus 1 divided by 2 into gamma minus 1. ठीक है, तो अगर ये फ्लो चोक ना होता तो ये इक्वेशन हम बनाते मैक नंबर लगाकर, क्योंकि अभी हमने मैक नंबर 1 किया हुआ है. ठीक है, अगर फ्लो चोक ना होता तो फिर हम मैक वाला रिलेशन लगा के इक्वेशन बनाते, एम डॉट उसका निकालते. लेकिन चूंकि फ्लो चोक्ड है इसलिए हमने मैक नंबर को 1 किया, मैक नंबर को 1 किया और इक्वेशन बनाई है किया है. तो अगर फ्लो चोक ना होता तो हम क्या करते, वो मैक नंबर के रिलेशन भी बीच में आ जाता. मेरी बात समझ रहे हैं उमर? सर अगर ये 1.86 की इक्वल आया है फिर चोक्ड है, फिर भी चोक्ड है. अगर 1.86 से कम हो जाए तो फिर चोक नहीं है. अगर कम हो जाएगा ना तो फिर आप ये रिलेशन नहीं लगाएंगे, फिर आप मैक नंबर भी शामिल करेंगे, फिर आप U ओवर C भी निकालेंगे. ठीक है ना, फिर उस रिलेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मास फ्लो रेट आपको उस हिसाब से आएगा. ठीक है ना? ओके सर. फिर रो नॉट आप निकाल सकते हैं P नॉट और T नॉट से, जो कि उस पर डेंसिटी कितनी है, इट इज 1.74 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये आपका आ जाता है m डॉट. इसमें आपने क्वेश्चन में वैल्यूज डाल दी, रो नॉट CD AV C नॉट, और ये आपका हो गया 1.02 किलोग्राम पर सेकेंड. तो आपका जो मास फ्लो रेट है वो जा रहा है वॉल में से 1.02 किलोग्राम पर सेकेंड के हिसाब से. तो ये आपका लेक्चर यहाँ आता है खत्म. तो अब इसमें कोई सवाल है पूछ लें. सर ये दोनों लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग आप इसी वीक अपलोड कर देंगे? रिकॉर्डिंग दोनों लेक्चर कौन से, 7वां और 8वां? हाँ Yes, ठीक sir. है. चलो ठीक है, मैं उसको देखता हूँ. कुछ थोड़े तो ये सारा अपना मटेरियल मैंने यहाँ से लिया. इनटेक एंड एग्जॉस्ट फ्लो चैप्टर 5 है फर्गूसन का, वॉल फ्लो. ठीक है, ये इसने क्वेश्चन वैसी लिखी, उसके बाद इसने ये बताने के बाद उसने ये डायरेक्ट लिख दिया. ठीक है, तो ये मैंने आपको ड्राइव करके दिया है, जो कि मैंने आपको ड्राइव करके दिया है इसलिए ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको दे सकता हूँ. ठीक है,
ये बाद में फिर इसने खुद ये थोड़ा बहुत उसने ऐड किया, और ये करके ये मैंने आपको देखी कि यहाँ से ये पढ़ाया है सारा, ये फर्गूसन की बुक में से, ठीक है। और अब अगला लेक्चर जो है वो इसी चैप्टर का मैं आगे, या हो सकता है मैं किसी और बुक का ले लूँ, मे बी मैं यहाँ से ना लूँ, क्योंकि लेक्चर मैं अभी पुराने लेक्चर खत्म कर नए बना रहा हूँ, तो वो भी मैं एग्जॉस्ट फ्लो के लिए बनाऊंगा, और इसके आगे जो वॉल फ्लो है उसके बाकी अगला लेक्चर। तो इसके बाद फिर हम ले लेते हैं अटेंडेंस।